हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे इस इनिशिएटिव में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम में स्टडी करेंगे और यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की जो है उसके अकॉर्डिंग उनके आंसर्स क्या हैं वो देखेंगे। और उसके साथ साथ यूपीएससी पीवाईक्यूज में क्या जनरल ट्रेंड, क्या जनरल पैटर्न हमें देखने को मिलता है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, कौन से ट्रिक्स, कौन से टेक्निक्स ऐसी हैं जो हम अपनी नॉलेज बेसिस को यूज करते हुए, नॉलेज को फाउंडेशन मानते हुए उनको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जिससे हमारी अटेम्पटेशन यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर जो हमारी अटेम्पटेशन है वो बढ़े बढ़े और हम एक अच्छा खासा स्कोर कर पाएं, जिससे कि हम अपनी कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएं। इस सारे प्रोसेस के दौरान हम एक ही चीज फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो नॉलेज है, जो बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक बुक्स की रीडिंग, एनसीईआरटी की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सबसे फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन के ऊपर ही हम बाकी के जो सारी ट्रिक्स, टेक्निक्स या फिर ये कह लीजिए एग्जामिनर का जो माइंडसेट है उसको स्टडी करेंगे और अपनी अटेम्पटेशन को बढ़ाएंगे। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने जो बेसिक बुक हैं, जो बेसिक फाउंडेशनल जो आपकी एनसीईआरटीज हो गई या फिर जो अन्य जो रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए और उसी नॉलेज के बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ एक जनरल ट्रेंड और एक पैटर्न को भी हम प्री वाईक्यू के थ्रू एनालाइज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि लास्ट के 5 ईयर के जो ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं उनको डीप में ऐसे जाके स्टडी करें, ताकि हम एक जनरल ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएं। तो आप इस सारे प्रोसेस के दौरान अपनी नोटबुक सामने रखिए और नोटबुक में जो मेजर मेजर जो पॉइंट्स जो हम बताएं, जो पैटर्न्स आपको समझ देखने को मिलें, उन सबको नोट डाउन करते रहिए। और ताकि उनकी मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना आसान हो, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी कम है। यूपीएससी का प्रीलिम्स आपका अगले महीने 16 तारीख 16 जून को है ही। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम आप इस क्लास के साथ साथ ही मैक्सिमम टेक अवेज आप अपने साथ लेके जाइए और जो जो मेन मेन पॉइंट है उनको रिकॉर्ड नोट करके रखिए, ताकि आपकी रिवीजन करते वक्त आपको कम टाइम लगे और आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएं। और इन क्वेश्चंस को जब हम स्टडी करेंगे तो आपको अपने लेवल पे जाके इनको कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखना है, ताकि जो ये पैटर्न है, जो ट्रेंड है, यूपीएससी किस हिसाब से क्वेश्चंस को सेट कर रहा है या फिर स्टेटमेंट्स को कैसे अरेंज कर रहा है, तो वो सब चीजें आपके माइंड में आ जाएं, ताकि आप जब इस साल अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर देने जाएं तो आप उस पैटर्न को, उस ट्रेंड से आप फैमिलियर रहें और आपको ये ना लगे कि यार ये कैसे क्वेश्चन आ गए। और खास करके हम जो ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि इनमें से केवल एक स्टेटमेंट सही है, एक में से 2 स्टेटमेंट सही है, इनमें से 3 स्टेटमेंट सही हैं, जो ये वाला जो नए टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी स्टेट पीसीएस वगैरह में भी देखने को मिले, एचसीएस के अंदर भी हमें देखने को मिला था ये सारा पैटर्न। तो इसको भी हम एनालाइज करेंगे और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को हम मैक्सिमम लेवल पे ज्यादा नेगेटिव ना होते हुए हम एक पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव में अपना स्कोर को ले जा सके। तो फिर टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से अपना ये प्रो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम यूपीएससी 2023 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके 50 क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और जो लेटेस्ट जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसी के बेसिस पे हम इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई वेलकम यू अगेन। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमारे को ज्योग्राफी की 3 स्टेटमेंट दी हैं, उनमें से हमें बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं और कितने स्टेटमेंट गलत हैं। इनमें से एक स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही हैं, या तीनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट है झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। अब ये स्टेटमेंट फैक्ट दिया है इन्होंने कि भी झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। तो ये ज्यादातर हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि वुलर झील का निर्माण झेलम नदी के द्वारा होता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है, इतनी जानकारी आपसे एक्सपेक्ट भी की जाती है। दूसरी स्टेटमेंट, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया सीधे, सीधे मतलब डायरेक्टली। तो अपने आप में ये थोड़ा सा देखने में लगता है कि यार ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ज्यादातर केसेस में ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूपीएससी में मैक्सिमम टाइम्स गलती होती हैं। तो कृष्णा नदी हो सकता है कि डायरेक्टली निर्माण ना करे, इनडायरेक्टली इसका निर्माण करती हो, तो दूसरी स्टेटमेंट को हम गलत मानेंगे और ये वैसे भी ये स्टेटमेंट गलती है। उसके अलावा तीसरी स्टेटमेंट को मानते हैं हम, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील का निर्माण हुआ। अब तीसरी स्टेटमेंट में हमारे को क्या है कि 2 फैक्ट ऐसे दिए हैं कि कांवर झील का निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से हुआ। गंडक नदी के अलावा कोई दूसरी नदी भी हो सकती है। उसके साथ साथ इन्होंने इसको क्वालिफाई भी किया गया कि विसर्पण से ही होता है ये। जब रिवर प्लेन एरिया के अंदर मियंडर करती है, ज्यादा सेडिमेंट अपने साथ लेके जाती है, जब वो विसर्पण करती है तो उससे इसका निर्माण हो, इसको ऑक्सबोलेक भी बोलते हैं। तो एक स्टेटमेंट के अंदर अगर 2 से ज्यादा फैक्ट दिए हैं
और वो उसको क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके गलत होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो हम तीसरी स्टेटमेंट को भी गलत मानेंगे। तो दो स्टेटमेंट हमारी गलत होगी और एक स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर यूपीएससी ने दिया है केवल एक स्टेटमेंट सही है। अगर हम वैसे देखें जनरली जो तीन स्टेटमेंट दी जाती हैं तो उनमें से ज्यादातर दो स्टेटमेंट सही होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम अकेले उस लॉजिक के बेसिस पे ना जाके हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट को भी स्टडी करेंगे, क्योंकि यूपीएससी ऐसा नहीं कि सभी तीन में से सिर्फ दो ही स्टेटमेंट सही होंगे, मैक्सिमम केस में यही होगा, ऐसा नहीं है। हमने देखा कि लॉजिकली उससे पहले हम ये लॉजिक देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट इंडिविजुअल लेवल पे हमारी फंडामेंटल नॉलेज के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे सीधे शब्द का प्रयोग होने की वजह से दूसरी स्टेटमेंट को गलत मानते हैं हम। तीसरी स्टेटमेंट में दो फैक्ट दिए हैं, दो में से एक के फैक्ट के गलत होने की संभावना ज्यादा है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हुई और हमारा जो आंसर आया वो केवल एक आया। इसके अलावा अगर हम इस नॉलेज के बेसिस पे फर्दर ऐड ऑन करना चाहें अपनी नॉलेज को, क्योंकि यूपीएससी में देखा गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर जो स्टेटमेंट्स दी हैं या फिर जो ऑप्शंस दिए हैं उनके बेसिस पे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कृष्णा नदी और कोलेरू लेक के संबंध के बारे में देखें तो हम जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें जो कोलेरू लेक का निर्माण होता है वो गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियां करती हैं, ना कि कृष्णा नदी करती है। और जो झील के बारे में, कोलेरू लेक के नीचे एक झील और है पुलिकट लेक। जो पुलिकट लेक है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है, दोनों स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ पुलिकट लेक। उसके अलावा जो पुलिकट लेक है उसके नीचे कावेरी रिवर फ्लो करती है, और कावेरी रिवर पूरी तरह से पूर्णतया किसमें है, तमिलनाडु राज्य के अंदर बहती है। और जो गोदावरी नदी है और कोलेरू लेक उसके नीचे कृष्णा नदी बहती है अपनी, और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के अंदर तेलंगाना दोनों से होते हुए गुजरती है। और कृष्णा नदी पे एक प्रमुख बांध है जो आपको याद रखना है, नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम जो है कृष्णा नदी पे है। उसके अलावा अगर गोदावरी नदी पे बात करें तो एक डैम निजाम सागर है। तो नागार्जुन सागर और निजाम सागर में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। गोदावरी नदी पे निजाम सागर और कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर। कृष्ण और अर्जुन आप याद रख सकते हैं, कृष्ण और अर्जुन, नागार्जुन, ठीक है, गोदावरी और निजाम सागर। और पुलिकट लेक आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में हो ही गई है। तो आपने इस क्वेश्चन से आप ये दो जानकारी आप अलग से एक्स्ट्रा याद करके रखेंगे। उसके साथ जो तीसरी स्टेटमेंट है अपनी गंडक नदी के विसर्जन काबर झील, तो हम देख लेते हैं काबर झील। काबर झील का जो निर्माण होता है ये एक्चुअली गंडक नदी नहीं करती है, ये बूढ़ी गंडक करती है। और काबर झील अपनी, इसको काबर ताल भी बोलते हैं, और ये बिहार राज्य के अंदर स्थित है, और ये रामसर साइट भी है। और जो भूरी गंडक नदी है वो गंडक नदी के पूर्वी पूर्वी तरफ बहती है, और ये दोनों नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ये हमें याद रखना है। गंडक और भूरी गंडक दोनों गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, और जो भूरी गंडक नदी है वो काबर झील का निर्माण करती है, और वो विसर्पण से ही निर्माण करती है। यहाँ पे स्टेटमेंट में विसर्पण सही है, लेकिन गंडक की जगह भूरी गंडक आएगा। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा, उसके साथ हमने 3-4 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखी, और लॉजिक को अप्लाई करते हुए हमने देखा कि देखने में क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे सीधे वर्ड की वजह से, सीधे डायरेक्टली स्टेटमेंट होने की वजह से दूसरी स्टेटमेंट का एलिमिनेट किया। यहाँ इसके अंदर अगर ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट देता कि गंडक नदी से काबर झील का निर्माण होता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करना, क्योंकि ये तो सभी तीनों में एक जैसा ही हो जाता। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, दो फैक्ट को एक साथ इकट्ठा किया, गंडक नदी का नाम भी दिया और विसर्पण भी नाम दिया, तो इसलिए हमारे लिए इस तीसरी स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना आसान हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट को हमने एलिमिनेट किया और इनमें से केवल एक सही है। तो हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, हमें पतन दिए हुए, पोर्ट दिए हुए हैं, और साथ में वो पोर्ट किस चीज के लिए फेमस है ये दिया हुआ है। तो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला जो स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ कामराजर पोर्ट। कामराजर पोर्ट के बारे में इन्होंने बोला है कि वो भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन है। अब यूपीएससी में देखा जाता है जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो ज्यादातर गलत होती हैं। तो अभी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया हुआ है तो देखने में लग रहा है कि हो सकता है गलत होगा, पहला ना हो कि ये आखिरी भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। दूसरी स्टेटमेंट मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट के बारे में बोला भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पोर्ट। एक तो इसमें निजी स्वामित्व बोला और ऊपर से बोला कि सबसे बड़ा पतन है। तो दोनों स्टेटमेंट में दोनों फैक्ट दिए हैं और एक्सट्रीम फैक्ट दिए हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है कि तीसरी स्टेटमेंट में दिया विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में बोला इन्होंने भारत में सबसे बड़ा आधान पतन है, तो कंटेनर पोर्ट जिसको बोलते हैं। अब तीसरी स्टेटमेंट को देखने से हमें पता लगेगा कि यार ये तो हमने पढ़ा कि जो कंटेनर पोर्ट है, जो कंटेनर पोर्ट के रूप में सबसे बड़ा पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जेएनपीटी सबसे बड़ा पोर्ट है हमारा कंटेनर पोर्ट के तौर पे। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, गलत हो गई है। तो तीसरी स्टेटमेंट के गलत होने से ऐसा लगता है कि भाई इनमें से कोई दो स्टेटमेंट क्या होंगी हमारी सही हो सकती हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो सही नहीं ही है। अब इन दोनों में से देखने से लगता है
कि या तो हम ये जाए कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि सारे फैक्ट दिए हैं कि दोनों स्टेटमेंट सभी फैक्ट्स अभी गलत होने वाले हैं, तो इसका आंसर अगर हम लॉजिकली वैसे डालते हैं कि हमारी जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस के हिसाब से, तो हम आते हैं कि इनमें से कोई भी युग्म सही नहीं है। लेकिन इसका जो आंसर दिया यूपीएससी ने, ये है कि केवल दो युग्म सही है, तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ज्यादा रिस्क ना लेके आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज के बारे में श्योर थे, और बाकी जो आप जो जनरली सोचने का जो पैटर्न रहता है कि जो फैक्ट दिए हैं वो ज्यादातर गलत होते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर केवल दो युग्म सही है, पहला ही और दूसरी स्टेटमेंट दोनों सही है, और तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो हम बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको छोड़ के आने वाला क्वेश्चन था। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ये भी हमारा ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से जुड़े हुए क्वेश्चन में इन हमारे को तीन वृक्ष दिए हैं, और तीन वृक्षों में से बताना कि इनमें से पर्णपाती वृक्ष कौन से हैं, डेसिडुअस ट्रीज। तो पर्णपाती वृक्ष इनमें से कौन से हैं, तो कटल। कटल हमें ज्यादातर कटल के बारे में देखने को मिलता है कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु वाले रीजन में ये देखने को मिलता है अपने को। महुआ और सागौन, ठीक, ये महुआ और सागौन हम एनसीईआरटी में बहुत बार इसके बारे में लिखा हुआ है, और हम इसको पढ़ते भी हैं कि महुआ और सागौन कौन से ट्री हैं, ये डेसिडुअस ट्रीज है। और जो कटल ट्री है, ये कैसा ट्री है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में होता है, सदाबहार वन है ये। तो ये हरा ही रहता है मैक्सिमम केस में। तो ये क्वेश्चन आसान ही था, और एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन ये वाले हमारे को स्टेटमेंट ज्यादातर बार देखने को मिलते भी हैं। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा कि दो और तीन, दो स्टेटमेंट सही हैं, और इसका आंसर भी यही दिया हुआ है कि इसमें से केवल दो स्टेटमेंट सही हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, इसके ये भी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी के अंदर इन्होंने अप्लाइड एस्पेक्ट से लॉजिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है ये। तो पहली जो स्टेटमेंट दी है कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। तो चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। तो देखने में लगता है कि चीन हमसे काफी बड़ा है, ज्योग्राफिकल एरिया चीन का काफी बड़ा है, लेकिन कृषि योग्य जो भूमि है वो भारत में ज्यादा है, क्योंकि चीन के अंदर अगर हमने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि चीन के अंदर काफी सारे पहाड़ हैं और काफी सारा मरुस्थल एरिया भी है, और चीन के अंदर जो आबादी है वो उसके पूर्वी हिस्से की तरफ ही रहती है, और जो इस तरफ वाला जो हिस्सा है, जो उधर मंगोलिया की तरफ वाला हिस्सा और इधर किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान वाला जो हिस्सा है, वहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है। तो पहली स्टेटमेंट देखने में ठीक लग रही है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। कि चीन की तुलना भारत में जो एग्रीकल्चर एरिया है उसके अंदर जो सिंचित एरिया, इरिगेटेड लैंड जो है, उसका जो रेशियो परसेंटेज है वो इंडिया के अंदर ज्यादा है। ये देखने में थोड़ा सा हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तीसरे स्टेटमेंट देते हैं, चीन की तुलना में भारत की कृषि के प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो चीन के अंदर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो हमसे काफी ज्यादा है। ये हमें एनसीईआरटी में भी और बाकी जगह भी हम करंट अफेयर में पढ़ते रहते हैं कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक और अनाज के जो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स हैं उनका जो उत्पादक सबसे बड़ा कौन है, चाइना ही है। तो तीसरी स्टेटमेंट तो हमारी गलत है। और तीसरी स्टेटमेंट जब उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो लॉजिकली हम देखते हैं तो जो दूसरी स्टेटमेंट क्या दिखा रही है कि वहां पे जो एग्रीकल्चर लैंड, जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर लैंड है वो कहाँ पे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि चाइना के अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स का यूज ज्यादा किया जाता है। हमारी जो एग्रीकल्चर हम ये पढ़ते हैं हमारी एग्रीकल्चर की समस्याओं के अंदर, कि हमारी एग्रीकल्चर की समस्या में मुख्य समस्या क्या है कि हमारी जो 50% से भी ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड ऐसी है जो कि रेन फेड है, जो कि वर्षा पर निर्भर करती है, जहाँ पे खेती की, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है हमारे पास। तो इस वजह से ये देखने में लॉजिकली लगता है कि भी चीन के पास जो आनुपातिक रूप से जो इरिगेटेड लैंड होगी वो ज्यादा रहेगी। हाँ, अगर ये रहता है कि एरिया क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, तो इंडिया का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता, लेकिन आनुपातिक रूप से परसेंटेज वाइज प्रपोर्शन में इसको पूछा है, तो आनुपातिक रूप से चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र अधिक ना होकर कम मिलेगा। तो दो स्टेटमेंट इसमें से गलत हुई, हमारी केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है। तो अब हमें ऐसा नहीं चलना है कि अगर तीन स्टेटमेंट दी हैं तो तीन में से क्या हो रहेगा हमारा, दो ही स्टेटमेंट सही मिलेंगी, केवल एक स्टेटमेंट और केवल तीन स्टेटमेंट, ऐसा आंसर नहीं होगा। नहीं, ऐसा होता है। हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेसिस जाना है, और क्वेश्चन के अंदर ये देखना कि हर इंडिविजुअल स्टेटमेंट क्या हमारे को दिखा रही है, उसमें से क्या स्टेटमेंट दी और कैसे हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको ब्लाइंड गैसिंग नहीं करना है। तो आपको इस तरीके से इस स्टेटमेंट को एनालाइज किया तो हमें आंसर मिला केवल एक स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट, चीन की तुलना में भारत में के पास कृषि योग्य भूमि अधिक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम है, इसमें वर्तमान समय में सुविकसित कच्छ भूमि, ये भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें दिया हुआ है कि
जो समुद्र का जो स्तर है, समुद्र का स्तर बार बार ऊपर नीचे होता है और उससे क्या रहता है, वहां पे एक मार्सलैंड कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ें, अगर हम एक लॉजिकल पैटर्न को देखना चाहें, तो अगर हम तीनों स्टेटमेंट में चारों के चारों जो ऑप्शन है उसके अंदर देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन दिया हुआ अपना, इसमें भितरकनिका गरान दिया हुआ, दूसरे में मकरन लवन बेसिन, चौथा नौपाड़ानुप, और चौथा ऑप्शन दिया अपने को कच्छ कारण। तो यहाँ पे भी देखिए कच्छ भूमि दिया हुआ और कच्छ कारण यहाँ दिया हुआ है। तो या तो हमें इसका 100% आंसर पता हो, लेकिन 100% आंसर नहीं पता तो हमें लॉजिकली ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कच्छ भूमि दी हुई, यहाँ पे कच्छ कारण दिया हुआ है, और मार्सलैंड कच्छ का क्षेत्र भी है और सबसे बड़ा भी है, सर्वोत्तम उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, और सुविस्तृत भी है। तो गुजरात के अंदर काफी बड़ा एरिया कच्छ के रण के तौर पे है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो आपको ऐसे ना एलिमिनेट भी करना होना चाहिए और बेसिक नॉलेज भी, क्योंकि इसके अंदर आपकी बेसिक नॉलेज क्या हुई कि गुजरात के अंदर काफी सुविस्तृत क्षेत्र में कच्छ है, कच्छ कारण है, और इंडस वैली वगैरह के टाइम पे भी काफी इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे भी ये एरिया। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हुआ, और आपको ऐसे लॉजिकली इसके अंदर जाना है। तो तीसरा एक टेक्निक अब इसके अंदर ये भी आती है कि भी ओड वन आउट भी कैसे कर सकते हैं। ओड वन आउट में देखिए चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमने मैक्सिमम टाइम पढ़ी है। कच्छ कारण हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। बाकी नोपाड अनूप, मरकनम लवण बेसिन, भीतरकनिका गैरान, मैंग्रोव, इसको हम ए और डी में से हम देख सकते थे। ए और डी हमने ज्यादा पढ़ा, लेकिन कच्छ कारण हम ज्यादा पढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये कच्छ कारण की तरफ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर काफी आए हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, कि जहां पे हमें चार स्टेटमेंट दी हैं, चार स्टेटमेंट में से तीन स्टेटमेंट ऐसी हैं जो हमने बहुत बार सुनी है, उनमें से एक स्टेटमेंट ऐसी रहेगी जो हमने कभी नहीं सुनी है, तो ज्यादातर आंसर वही होता है। या फिर जो तीन स्टेटमेंट ऐसी मिलेंगी जो हमने बिल्कुल भी नहीं सुनी है, एक स्टेटमेंट हमने बार बार सुनी है, तो ओड वन आउट के हिसाब से वो एक स्टेटमेंट जो कम सुनी है हमने, वो आंसर हो जाएगा। और अगर तीन स्टेटमेंट ऐसी जो हमने बिल्कुल नहीं सुनी है और एक स्टेटमेंट हमने बार बार सुनी, तो इस केस में ओड वन आउट में आंसर हो जाएगा हमारी जो स्टेटमेंट हमने सबसे बार बार सुनी है। तो यहाँ पे कच्छ कारण हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे भी कच्छ का भूमि। कई बार यूपीएससी में क्या रहता है कि जो वर्ड्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं वही क्वेश्चन से मिलता, उन्हीं शब्दों से मिलता हुआ आंसर ही हमारा आंसर होता है, जो ऑप्शन होता है वही वाला आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कतिपय तटीय क्षेत्रों में हमें ये बताया है कि उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटालाइट किनमें से किसमें समृद्धि, किस स्रोत के अंदर ये मिलता है। तो तटीय क्षेत्र के बारे में बोला है, कोस्टल रीजन के बारे में, और प्रचुर मात्रा में इल्मेनाइट और रूटाइल किस स्रोत के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे भी हम ओड वन आउट टेक्निक का यूज करें तो देखो, एल्यूमिनियम, तांबर और लो, ये हम तीनों एस को बार बार हमें काफी सुनने में आया है। और टाइटेनियम इतना फ्रिक्वेंटली नहीं पढ़ते हैं, एज ए ओर के तौर पे हमारी जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज हैं उसके अंदर हम जो खनिज पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ते हैं, कॉपर के बारे में पढ़ते हैं, लोहे के बारे में पढ़ते हैं, टाइटेनियम के बारे में हम इतना नहीं पढ़ते हैं। और तीन स्टेटमेंट काफी, इनमें तीनों ऑप्शन जो हैं वो काफी मिलते हुए दिए हैं, चौथा ऑप्शन इनसे कम मिलता हुआ, तो ये ओड वन आउट की तरह से हम इसमें जाएंगे, ऑप्शन डी टाइटेनियम। तो आपको इस तरीके से ओड वन टेक्निक का यूज करते आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। पांचवा क्वेश्चन भी आप ऐसे ही सोल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोबाल्ट के बारे में है, और ये ज्योग्राफी का और करंट अफेयर से मिला जुला क्वेश्चन है। तो संसार के अंदर 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब हमें चार देश दिए हैं, और ये क्वेश्चन अपने आप में ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। कि पहला स्टेटमेंट दिया अपने को अर्जेंटीना, दूसरा दिया है बोत्सवाना, चौथा क्वेश्चन दिया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, और चौथा क्वेश्चन दिया कजाकिस्तान। ऐसे देखे तो अपने को चारों के चारों देश एक जैसे से ही दिख रहे हैं, लेकिन जनरली जो एक पैटर्न देखने को मिलता है कि कई बार यूपीएससी के अगले क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन का ही आंसर होता है, और ऐसा दो या तीन बार ऐसा यूपीएससी ने किया भी है। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कोंगो रिपब्लिक, और जो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यूपीएससी का, उसके अंदर कोंगो बेसिन के बारे में ही बात हो रही है। तो कोंगो बेसिन के बारे में बात हो रही है, और पीछे कोंगो बेसिन वाला क्वेश्चन था, तो हम वहां पे आंसर टिक करेंगे, तो कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन उन्होंने यूपीएससी ने एक बार पहले भी दिया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जब हम आगे डिस्कशन करते चलेंगे, आप इसको मार्क करके रखना इस वाले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन हमने देख लिया कि सबसे ज्यादा जो रिजर्व हैं अपने कोबाल्ट के किसमें मिलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगर ओड वन आउट के हिसाब से भी देखें तो इसमें भी ये स्टेटमेंट
तीन जो चार के चार जो ऑप्शन दिए हैं अपने को, देशों के जो नाम दिए हैं, उन देशों के नाम वन वन वर्ड हैं, और ये वाला काफी बड़ा नाम है, ये अपने आप में ओड वन आउट भी दिख रहा है। तो इस तरीके से भी हम जा सकते हैं, ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, हम इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन लेकिन आप बेसिक और जो फाउंडेशनल नॉलेज है उसको सब्सिट्यूट नहीं करेंगे, उसके बेसिस पे ही जब आपकी फाउंडेशनल नॉलेज खत्म हो जाए, आप इस पोजीशन में है कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल हिला ना पाए, तब आप इन टेक्निक्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें देखा कि ये सभी के सभी जो चारों आंसर दिए हैं, इनमें से तीन ऐसे हैं जो एक एक सिंगल सिंगल वर्ड के हैं, और ऑप्शन सी के अंदर क्या है, काफी बड़ी स्टेटमेंट दी है, और इस देश का नाम अपने आप में ओड वन आउट हो रहा है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी कोंगो का जिक्र है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ओड वन आउट को यूज करते हुए और उस टेक्निक का यूज करते हुए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोंगो बेसिन का भाग है। तो कोंगो बेसिन का भाग कौन सा, ये क्वेश्चन ऐसा था, ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि अफ्रीका का जो मैप है उसको कोई भी इतनी डिटेल में, इतनी डीप में कोई नहीं पढ़ के जाता है। इसमें जो आंसर दिए हैं कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और युगांडा, ये चारों के चार ऑप्शन अफ्रीका के ही हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही हैं। कोंगो बेसिन का हमें एक रफ आइडिया हो सकता है कि कोंगो क्या रहता है, जो भूमध्य रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है, उसके आसपास का जो एरिया रहता है दोनों तरफ का, वो कोंगो बेसिन होता है। और जो नाइजीरिया, नाइजीरिया हमारा कहाँ रहता है, ये गल्फ होती है, इस गल्फ के वाले एरिया के पास रहता है नाइजीरिया अपना। और दक्षिणी सूडान, और दक्षिणी सूडान और जो अपना युगांडा है, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं सेंट्रल जो अफ्रीका है उससे थोड़ा ऊपर की तरफ पड़ते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाता है कैमरून। ठीक है, तो नाइजीरिया आपको पता है, नाइजीरिया हम काफी देखने को मिलता है, तो नाइजीरिया हमारा इस तरफ गल्फ वाले रीजन की तरफ है, और दक्षिण सूडान और युगांडा ये अपना इस तरफ वाले रीजन के अंदर हो गया, और आंसर बचा अपना कैमरून। ये अगर आपको मैप के बारे में अच्छी नॉलेज है तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, अदरवाइज इसको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। 8वां क्वेश्चन हो गया अपना, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक कथन, केवल दो कथन और केवल तीन कथन सही हैं। तो पहला कथन देखते हैं, अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। अमरकंटक पहाड़ियां हमारी विंध्याचल और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। अगर आप इसको देखें तो अपना विंध्याचल पर्वत तो ये वाले पर्वत हो गए, और जो हमारी सह्याद्री, सह्याद्री कहाँ है, वेस्टर्न घाट की तरफ है, वो इस तरफ है। तो दोनों का संगम कैसे होगा, अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के अंदर हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है, इस बेसिक नॉलेज हमें इतनी पता ही होनी चाहिए ज्योग्राफी में। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, बिलीगिरीरंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में है। अब बिलीरिंगन पहाड़ियों को अगर नाम देखें तो नाम देखने में ऐसे लगता है कि ये साउथ का कोई नाम है, और सतपुड़ा जो पहाड़ियां हमारी जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उस वाले एरिया के अंदर हैं। तो ये ऐसे देखने को मिलता है कि ये स्टेटमेंट की गलत होने की संभावना ज्यादा है। दूसरा, इसमें एक और स्टेटमेंट दी है कि सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में है, सबसे पूर्वी भाग में है। ये अपने आप में क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम वर्ड का यूज किया गया है। ऐसे वर्ड जो बहुत ही रेयर है, मुश्किल है कि वो सही होने की संभावना हो। तो दूसरी स्टेटमेंट को हम अपनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट जितनी भी रहती है यूपीएससी में लगभग वो गलत होती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे देखना है तो उस लॉजिक को लेते हुए हम इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। और जो नॉर्मल स्टेटमेंट, जनरलाइज स्टेटमेंट होती हैं, जैसे कि ये क्षेत्र उसके साथ अवस्थित है, या फिर सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, इस टाइप की जो स्टेटमेंट होती हैं वो सही होती हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है वो यूपीएससी में जनरली गलत मानी जाती हैं। तो उसी लॉजिक को हम एक्सटेंड करते हुए मानते हैं कि हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में हैं। ये भी अपने आप में एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो तीसरी स्टेटमेंट को भी हम एक्सट्रीम स्टेटमेंट होने की वजह से गलत मानेंगे। तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हुई। पहली स्टेटमेंट के लिए हमारे को बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बेसिक नॉलेज से सोल्व हो रही है, दो दो बाकी की दो स्टेटमेंट हम लॉजिकल गैसिंग से, जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उससे सोल्व कर रहे हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हुई, गलत हुई। इसमें से आंसर कोई भी नहीं है। अगर वैसे देखें, जो आजकल सब लोग कहते हैं कि भाई तीन स्टेटमेंट नहीं, उसमें से ज्यादातर दो स्टेटमेंट सही होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको अपनी बेसिक नॉलेज को अप्लाई ही करना होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पता चल गया हमने को। और जो शेषाचलम हिल्स हैं ये कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में है, ये ईस्टर्न घाट की तरफ है और पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। तो ये हमारी नॉलेज अपने को पता होनी चाहिए। और बिलीरंगन ही पहाड़ियां कहाँ, साउथ ऑफ इंडिया के अंदर हैं, और जो सतपुड़ा पहाड़ी का हिस्सा नहीं है। तो ये अपने को पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपना सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है,
भारत की कनेक्टिविटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन लगा लीजिए आप, और कुछ करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर का ही क्वेश्चन हम ज्यादा मानेंगे। तो इसमें अपने को दिया पहला स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दी है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत पूर्व पश्चिम गलियारा जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, तो उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट है उनके बारे में बोले। एक डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। डिब्रूगढ़ और सूरत, सूरत नहीं है, सूरत नहीं, पोरबंदर है ये। सूरत तो गुजरात के पूर्वी हिस्से की तरफ आता है, जबकि गुजरात का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पोरबंदर है, तो पोरबंदर को जोड़ता है ये। तो और डिब्रूगढ़ की बजाय क्या आएगा इसके अंदर, सिलचर आएगा। तो पहली स्टेटमेंट हम बार बार पढ़ते रहते हैं, तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर के मोरे से होते हैं म्यांमार से। अब अपने को ट्राइलेटर हाईवे, त्रिपक्षीय हाईवे के बारे में भी हम काफी बार पढ़ते हैं। उसमें कई बार अपने को नाम के बारे में कंफ्यूजन हो सकता है कि किसको किससे जोड़ता है। तो ये मणिपुर में मोरे है, ये तो सही है। उसके अलावा थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है, तो चियांग माई के बजाय ये माइस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हुई, गलत हुई। और तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं। तो बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार, ये चार देशों के बीच का एक वो है, गलियारा है, कॉरिडोर है। तो ये किसको किससे जोड़ता है, तो चीन के अंदर कुनमिंग को जोड़ता है। चीन में कुनमिंग तो सही दिया इन्होंने, लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी नहीं है, ये हमारा कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल का। तो हमारी तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, और तीनों की तीनों में से आंसर हो जाएगा कि कोई भी सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लॉजिकल गैसिंग को अप्लाई करके देखते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट दी, तीसरी स्टेटमेंट में एक कॉरिडोर दिया, इसके अंदर दो स्टेटमेंट दिए कि ये गलियारा इस जगह से चल के इस जगह तक जाता है। तो दोनों में से किसी एक को गलत करना यूपीएससी के लिए आसान है, फैक्ट को गलत करना यूपीएससी के लिए आसान होता है। तो हम मान लेते हैं कि यूपीएससी ने इसको गलत किया होगा। दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट के अंदर भी ऐसा ही है कि एक हाईवे है, वो दो जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बारे में बताया है, और उन दोनों में से किसी एक को गलत करना आसान है। तो यहाँ पे भी इन्होंने एक को गलत किया है, एक को सही किया है। अब जो स्वर्णी चतुर्भुज है, यहाँ पे भी इन्होंने दिया है कि ये पूर्व पश्चिम के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, एक एंडिंग पॉइंट दिया है, और एक स्टार्टिंग पॉइंट को इन्होंने सही मानना है, एक को एंडिंग पॉइंट को गलत माना, तो यहाँ वाला भी गलत है। तो एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो फैक्ट दिए हैं इन्होंने, और उनमें से एक एक फैक्ट को क्या किया इन्होंने, गलत किया है। तो इस हिसाब से अगर हम चलें कि जो फैक्ट दिए होते हैं वो जनरली गलत कहते हैं, तो वो वाला लॉजिक अपना यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और इसमें से जो आंसर आ रहा है हमारा, आ रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। लेकिन आपको अपनी बेसिक नॉलेज अप्लाई करनी है। बेसिक नॉलेज जहाँ पे आपकी फेल हो जाए, वहीं पर आप ऐसे चलेंगे कि जब आपके अटेम्पटेशन बिल्कुल ही 20-30 क्वेश्चन है, तब आपको रिस्क लेना, तो तब आपको इस हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इनमें स्टेटमेंट में से आप एक ये वाला आपको पता हो सकता है, त्रिपक्षीय राजमार्ग में आप मणिपुर के बारे में आपको हो सकता है याद रह जाए बार बार, लेकिन थाईलैंड के जो एरिया है वो चियांग माई है, और जबकि ये मिलता जुलता है माई सोते। तो काफी कंफ्यूजिंग था, डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलेंगे हम इस क्वेश्चन को, और अटेम्प्ट करना अपने आप में काफी मुश्किल है। लेकिन आपको लॉजिकल थिंकिंग को अप्लाई करते रहना है, एग्जामिनर के माइंडसेट को आपको पकड़ना है, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार के क्वेश्चन नंबर 11। एक कथन एक दिया है, एक कथन दो दिया है इन्होंने। तो कथन एक में दिया, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद, एक सेकंड, इसमें थोड़ा इश्यू है। तो कथन एक दिया, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। तो भारत अपना जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोयले के बेसिस पे ही करता है। यूरेनियम का हमारे पास भंडार है, और यूरेनियम का भंडार उतना नहीं है जितना अपने पास थोरियम का। तो हमारे पास थोरियम का भंडार ज्यादा है और यूरेनियम का भंडार कम है, लेकिन हम अपना अधिकांश विद्युत उत्पादन किसके लिए करते हैं, कोयले से ही करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम की आवश्यकता है। तो ये देखिए दूसरी स्टेटमेंट जो दी है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि कम से कम 60%। तो अपने आप में काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। हो सकता है कि ये कम से कम 60% ना होके कुछ ज्यादा या कम भी हो सकती है, और कम से कम 60%, एटलीस्ट 50%। तो ये दिया हुआ, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में एक्सट्रीम हो जाती है, तो इसके गलत होने की संभावना ज्यादा है। तो इसमें जो आंसर रहेगा हमारा आएगा सी, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हुआ। ये लॉजिकल थिंकिंग से ही आप कर पाएंगे जो आपने जो पढ़ा है। लेकिन ये लॉजिकल थिंकिंग तभी अप्लाई हुई जब आपने बार बार ये पढ़ा है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है इंडिया का, उसके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन हम किससे करते हैं,
कोयले से करते हैं, उसके बाद फिर हमारे डिफरेंट सोर्सेज जो आते हैं वो आते हैं। और उसके बाद आपने यूरेनियम के बारे में बार बार आजकल परमाणु के बारे में ईरान के साथ परमाणु एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम के लिए यूरेनियम को एनरिच कर रहा है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आपको अखबार में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि एनरिचमेंट किस लेवल तक जाता है और उसके बाद उसका परमाणु बम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो आप डायरेक्टली ब्लाइंडली तुक्के नहीं लगा सकते हैं, आपको नॉलेज है तभी आप इन चीजों को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो दूसरी स्टेटमेंट कम से कम 60% इफेक्ट है, ये संभावना इसकी गलत होने काफी ज्यादा है, तो हम इसको गलत मानेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा सी। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, शिशु धानी सतनी मार्सुपिलियन प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे एक रिवर्स इंजरिंग नाम से टेक्निक है, उसका यूज करके देखते हैं। रिवर्स इंजरिंग में क्या रहता है, कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है तो उस स्टेटमेंट को हम अपनी तरफ से रिवर्स करते हैं, अगर उसका उल्टा होता तो क्या होता। तो पहली स्टेटमेंट दी है कि जो मार्सुपियल है, शिशु धानिस्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को रिवर्स करें तो इसका मतलब क्या रहेगा कि क्या वो प्राकृतिक रूप से अप्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। तो इसका रिवर्स रहेगा तो हमें लगेगा कि नहीं, ये एक पहली स्टेटमेंट के सही होने की संभावना काफी हद तक सही है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि शिशु दानिस्तनी मार्सुपिलियन परबक्सी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि परबक्सी रहित पर्वतीय घास स्थलों में, तो परबक्सी रहित भी है और वो पर्वतीय घास स्थल भी हैं। तो दो फैक्ट इन्होंने यहाँ पे इकट्ठे क्लब किए हैं। और दूसरा क्या दिया है कि परबक्सी रहित है। ऐसा क्या आपको लॉजिकली ऐसा देखने को मिलता है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं कि जहाँ पे किसी भी जीव जंतु का परबक्सी या प्रीडेटर उसका ना हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी फूड चेन को सस्टेनेबल वे में चलने के लिए वहां पे एक जो कोई भी जीव जंतु है उसको खाने वाला कोई ना कोई दूसरा जीव जंतु मिलेगा और उस अगले जीव जंतु को खाने वाला और भी जीव जंतु मिलेगा। जब तक एक दूसरे को खाने वाले जीव जंतु नहीं रहेंगे तो एक पार्टिकुलर जो प्रजाति है उसकी जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर वो फूड चेन सस्टेन नहीं कर पाएगी, वो कोलैप्स हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो दूसरी स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से लॉजिकली दिख ही रहा गलती है। अब अपने को पहली स्टेटमेंट देखनी है। अब या तो दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को भी हम गलत माने, ऑप्शन में क्या ऐसा दिया हुआ कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, नहीं, दोनों स्टेटमेंट तो गलत नहीं, इनमें से एक स्टेटमेंट तो आपको अपने को सही मानना ही है। तो जो पहली स्टेटमेंट है उसको हम सही मानते हैं और उसको रिवर्स लॉजिकल तरीके से देखें तो प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है प्राकृतिक रूप से नहीं होते हों, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु जो प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते, लेकिन यही ये हिंट साइड वाइज है, ये हमारे को आंसर की पता तभी हम इसको सोल्व कर पा रहे हैं। लेकिन आपको लॉजिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के माइंड में पैटर्न याद करके रखना है कि ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, उसका आंसर ये था और उसमें इस टाइप से स्टेटमेंट दी हुई थी। आपको पीवाई के क्वेश्चन टिप्स पे याद होने ही चाहिए, उनका पैटर्न याद होना चाहिए कि किस स्टेटमेंट को कैसे अरेंज किया था, उसका क्या आंसर आया था। जब तक आपको पीवाई क्यू क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज नहीं रहेंगे, आपको उनकी क्लियर कट पिक्चर दिमाग में नहीं रहेगी, आप ट्रिक्स और टेक्निक्स के बारे में भूल जाइए, आप लॉजिकली एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो आपके लिए बहुत जरूरी है पीवाई क्यू क्वेश्चन पे मास्टरी कीजिए। पीवाई के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाएं उसके बाद ही आप फिर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। तो बेसिक्स और पीवाई क्यू, आपको बेसिक फाउंडेशनल जो बुक है और पीवाई क्यू है, दोनों को फाउंडेशन मान के चलना है। अदरवाइज क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त आप वहां पे चैलेंज फेस करेंगे, करने ही वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया हुआ है अपने को 4 संस्थाएं दी हुई हैं। 4 संस्थाओं में से एक संस्था को देखना कि कौन सा एक संगठन इस कार्य के लिए संबंधित है। तो संक्रामक इन्वेजिव जीव जाति स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है। तो इन्वेजिव स्पीसीज से रिलेटेड जो एक डेटाबेस है वो कौन तैयार करता है इनमें से। तो पहला है अपना आईयूसीएन अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, दूसरा है अपना यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम किससे संबंधित होता है, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीजों के लिए रहता है, ना कि किसी स्पीसीज से जुड़ी हुई चीजों के लिए होता है। तो दूसरी स्टेटमेंट हमें लॉजिकली गलत दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो ये भी नहीं है इस चीज के लिए, क्योंकि ये पर्यावरण और विकास से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट, ये मनुष्यों का जीवन स्तर का ऐसा यूएनडीपी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह वो सब तैयार करता है, तो उससे जुड़ा हुआ है ये। तो चौथी स्टेटमेंट जो अपनी प्रकृति के विश्वव्यापी निधि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, तो ये ऐसी कोई संभावना हो भी सकती है, करता भी या नहीं करते, लेकिन ज्यादा संभावना किसकी अपने को, आईयूसीएन, क्योंकि आईयूसीएन ही रेड बुक और ये रेड लिस्ट सभी जीव क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली डेंजर्ड, वल्नरेबल ऐसी स्पीसीज की
जो लिस्ट है वो तैयार करता रहता है, रेड बुक भी वही जारी करता है। तो अपने को क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, अब एक थॉट प्रोसेस अपने को इस तरीके से डेवलप करना है कि जो स्टेटमेंट या फिर जो चीज जो ऑप्शन हमने बार बार सुना है, बार बार जिसके बारे में हमने सुना है, जिसके बारे में हमने ज्यादा पढ़ा है, तो उसके सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर वो सिर्फ अकेला ही दिया हुआ होता है ऑप्शन में, ओड वन आउट को अगर हम यूज करें, तो रिपीटेडली हमने आईयूसीएन के बारे में सब पढ़ा है, तो हमें ये गट फीलिंग ये चीज मान के चलनी है कि इसमें आंसर आईयूसीएन ही होगा। हमें ये नहीं सोचना कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं, आपने जो पढ़ा है उस पर विश्वास कीजिए और ये आईयूसीएन ही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सोल्व हुआ। तो आपको ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना होगा कि जो आपने पढ़ा है उसको आप सही सही मानिए, और जो रिपीटेड थीम्स हैं जैसे आईयूसीएन हो गया, उसके अलावा विजयनगर एम्पायर हो गया, उसके अलावा हिस्ट्री के अंदर भी जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस टाइप की जो थीम्स हैं, तो उन पे जो रिलेटेड चीजें हैं वो ठीक होने की संभावना ज्यादा रहती है। और यहाँ पे हमें इन चारों में से आईयूसीएन के बारे में ही हम ज्यादा पढ़ते हैं, और यही लॉजिकली देखने से लगता है कि रेड बुक और जो वल्नरेबल और जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी लिस्ट यही जारी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सोल्व हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणी जाति पर विचार कीजिए। तो अपने को तीन जीव जंतु दिए हैं, इनमें से बताना है कि जो रात्रिचर या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो नॉकटर्नल हैं, रात्रि के अंदर ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो पहला है सी पूछी मकाक, ये मंकी होता है जो कि अपने पश्चिमी घाट के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है मालाबार सिविट, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये बिल्ली प्रजाति वर्ग का है। और तीसरा अपना सांबर हिरण। तो ऐसे देखने में तो अपने को कभी पता नहीं चलेगा कि इनमें से कौन सा है। अगर हम लॉजिकली देखने चलें, एलिमिनेशन वगैरह का यूज करने चलें, तो हमें पता है कि सांबर हिरण, हिरण ज्यादातर क्या रहते हैं, दिन में घास वगैरह चरते हैं और रात्रि में वो अपना आराम करते हैं, सो जाते हैं। जो मकाक है, मंकी है, मंकी प्रजाति क्या है कि इंसानों से मिलती जुलती है वो भी, और अपने हम आसपास भी देखते हैं बंदर ज्यादातर क्या रहते हैं, दिन में ही एक्टिव रहते हैं, रात को बंदर सो जाते हैं, छतों पे सो जाते हैं। तो पहला और तीसरा हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तीसरा मालाबार सिविट, ये क्या है कि एक बिल्ली की प्रजाति है। तो बिल्ली की प्रजाति के जो जीव घरों में भी हम देखते हैं, जो बिल्लियां रहती हैं वो रात में एक्टिव होते हैं। तो अगर हम इस लॉजिक के हिसाब से चलें तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होता है, केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर भी यही है, केवल एक स्टेटमेंट सही है। तो हमें इस प्रकार से अपनी जो हमारी जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस जो हम डे टू डे लाइफ में चीजें ऑब्जर्व करते हैं, उनको भी हमें क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें वो वाली थिंकिंग अप्लाई नहीं करनी है। कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने पढ़े हुए नहीं हैं, तो इसलिए आप आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग के भरोसे आप उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और उस पर ट्रस्ट कीजिए कि ऐसा नहीं कि आपने जो चीजें ऑब्जर्व की वो सारी ही गलत होंगी। ऐसा नहीं कि हर कोई क्वेश्चन आपकी नजरों से होकर गुजरेगा और तभी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आपको इतना रिस्क लेकर चलना पड़ेगा और ये लॉजिकली दिख भी रहा है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य स्रोत की दिशा और दूरी इंकित करने के लिए दोलन नृत्य, वेंगल डांस, वेंगल डांस, अब वेंगल डांस हमें नहीं पता कि वेंगल डांस क्या रहता है एग्जाम के अंदर, और लेकिन इसमें जानकारी में हमें देखने को मिल रहा है कि अपने सगे संबंधियों को खाद्य स्रोत के लिए, कि कोई भी ऐसा जीव जो अपने रिलेटिव्स, जो अपने कलीग्स हैं उनके बारे में काफी चिंतित है, उनको इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब वो एक समूह में रहने वाला है, अपने ग्रुप में रहने वाला है सॉरी, और अपने खाद्य स्रोत के बारे में उनको जानकारी देता है। तो देखते हैं तो तितलियां, तितलियां हमें ज्यादातर समूह में देखने को नहीं मिलती, तितलियां एक या दो हमें वैसे देखने को मिलती जनरली हम जो देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, व्याघ्र पतंग, ड्रैगन फ्लाई, हाँ ड्रैगन फ्लाई एक समूह के अंदर रहते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ ड्रैगन फ्लाई हो भी सकता है, हमें देखने को भी मिलते हैं ड्रैगन फ्लाई काफी सारे समूह में उड़ते हैं। तो ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन ए की संभावना काफी कम है। ऑप्शन सी देखते हैं, मधुमक्खी, मधुमक्खियां बहुत बड़े समूह में रहती हैं और मधुमक्खी के बारे में हम ज्यादातर टाइम पे पढ़ते भी रहते हैं। और मधुमक्खियां क्या रहती हैं, जैसे कि पानी का जो एरिया है जहाँ पे जैसे कि कई बार टैप वगैरह नल वगैरह हमारा खुला रहता है, जहाँ पे थोड़ा सा पानी नमी रहती है, वहाँ पे मधुमक्खियां ज्यादातर आती हैं, पानी को अवशोषित करके शहद वगैरह के अंदर यूज करती हैं। तो वहाँ पे आपको एक मधुमक्खी दिखेगी, फिर बहुत सारी मधुमक्खियां वहाँ पे आके बैठ जाएंगी। उसके अलावा भी जहाँ पे फूल वगैरह है वहाँ पे एक मधुमक्खी आई, फिर दो, वहाँ पे काफी सारी मधुमक्खी आ जाती हैं। तो मधुमक्खी की होने की संभावना काफी ज्यादा है। चौथा है बर, बर ज्यादा सुनने को हमें नहीं मिलता है। तो अब इन ऑप्शन में से देखें तो हम ड्रैगन फ्लाई और मधुमक्खी में से हम ज्यादा क्लोज ऑप्शन मधुमक्खी को चुनेंगे, जो ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, ज्यादा सुनने को हमें मिलता है। तो इस ऑप्शन में आंसर इसका सी है। लेकिन ये क्वेश्चन 50-50 आपको दोनों में से जाना पड़ेगा, और आपको जाना है कि जो आपने ज्यादा सुना है, जिसके बारे में आपने ज्यादा देखा है, वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15।
इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही सोल्व करना होगा। उसके अलावा आप ये सोचो कि आप ये स्टेटमेंट पढ़ के जाएंगे या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई तो हो सकता है कभी कभार आ जाए, ज्यादातर केस में आपके सामने ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो आपको इस चीज के लिए रेडी रहना है कि लॉजिकली आपको अपने लॉजिक कैसे अप्लाई करने हैं, आपको अपना थॉट प्रोसेस वैसे ही डेवलप करना है, पीवाईक्यू के बेसिस पे ही आपको अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो जनरली डे टू डे लाइफ में बाकी जो क्वेश्चंस देखते हैं इधर उधर से, उन क्वेश्चंस को अपना स्टैंडर्ड ना मान के यूपीएससी के पीवाईक्यू को सोल्व करके ही आप अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए उसी के अकॉर्डिंग। और फिर उसी थॉट प्रोसेस को आप विभिन्न जो विभिन्न जो क्वेश्चंस आप देखते हैं, विभिन्न टेस्ट सीरीज वगैरह के अंदर देखते हैं, तो उन टेस्ट सीरीज पे उन लॉजिक्स को अप्लाई करें। लेकिन टेस्ट सीरीज वाली थिंकिंग बगैर यूपीएससी के पीवाईक्यू देख के आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए चैलेंज रहेगा। तो यूपीएससी पीवाईक्यू अपना प्राइमरी सोर्स रहेगा और उस पर आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे तभी वो थॉट प्रोसेस आपको आएगा। इन क्वेश्चंस को हम कम से कम 4 से 5 बार देखेंगे तभी आपकी वो थिंकिंग डेवलप होगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अपने को 4 कथन दिए हैं, इनमें से अपने को देखना कितने कथन सही हैं। तो पहला कथन देखते हैं, कुछ सत्रक, ये साइंस का क्वेश्चन है, कुछ सत्रक मशरूमों के औषधीय गुण हो सकते हैं। कुछ सतर्कों में मन प्रभावी गुण होते हैं और कुछ सतर्कों में कीटनाशक गुण होते हैं, कुछ सतर्कों में जैव, सभी में कुछ सतर्क कुछ सतर्क कुछ सतर्क दिया हुआ। ठीक है, तो कुछ सतर्क कुछ मशरूमों में औषधीय गुण हो सकते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट लॉजिकली सही दिखती है। अगर हम इसका रिवर्स करें तो अगर इसका नेगेटिव मान लो कि ये स्टेटमेंट हम मान लेते हैं कि पहली स्टेटमेंट गलत है, तो गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ सतर्कों में औषधीय गुण नहीं होते हैं। तो सतर्कों में औषधीय गुण नहीं, मतलब कुछ सतर्कों में औषधीय गुण होते हैं। तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा कि सतर्कों में, किसी भी सतर्क में औषधीय गुण नहीं होते हैं। तभी तो यही स्टेटमेंट सही मिलेगी कि कुछ सतर्कों में औषधीय गुण होते हैं। तो किसी भी सतर्क में औषधीय गुण नहीं होते, अपने आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है, रिवर्स इंजीनियरिंग किया तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट सही दी हुई है। दूसरी स्टेटमेंट सॉरी, दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, कुछ सतर्कों में मन प्रभावी गुण होते हैं, मतलब साइको एक्टिव गुण होते हैं। तो ठीक है, ये भी हो सकता है। तीसरी स्टेटमेंट, कुछ सतर्कों में कीटनाशी गुण होते हैं, कीटनाशी गुण सतर्कों में हो सकते हैं। अगर हम इस स्टेटमेंट को गलत करना चाहें तो क्या हो जाएगा, किसी भी सतर्क में कीटनाशी गुण नहीं होते हैं। अगर इसकी रिवर्स स्टेटमेंट हम बनाना चाहें, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, तो उसके हिसाब से तो काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी, तो गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट हमारी सही है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, कुछ सतर्कों में जैव संदीपशील बायो इल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे सही होने की संभावना है। तो इसमें से साइंस का क्वेश्चन है और सभी स्टेटमेंट ब्रॉड हैं, जनरल स्टेटमेंट है, इसमें किसी में भी कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऐसी दी नहीं हुई है। तो इन स्टेटमेंट्स के सभी के सही होने की संभावना ज्यादा है और हम सभी को सही मानेंगे और आंसर भी हमारा डी है कि चारों स्टेटमेंट सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना अपने को। तो 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, वे भूमि के अंदर बिल बनाकर अपने नीड का निर्माण करती हैं। भूमि के अंदर बिल बनाती हैं, ये स्टेटमेंट सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। दूसरी स्टेटमेंट चलते हैं, वे अपने भोज्य पदार्थों को जैसे कि दृढ़ फलों नट को बीजों की भूमि के अंदर जमा करती हैं। हाँ, वो स्टोर करती हैं अपने बीजों को और उनको। तो दूसरी स्टेटमेंट सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और वे सर्वभक्षी होते हैं, तो ये सर्वभक्षी होते हैं, ये अपने को लगता है कि ये फैक्ट दिया हुआ, ये गलत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट सही है। ये काफी मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में ही रखेंगे हम इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 स्टेटमेंट सही है। लेकिन हम एक चीज नोटिस करेंगे कि जो क्वेश्चन बोलते हैं कि भी केवल एक स्टेटमेंट सही है, केवल 2 स्टेटमेंट सही है, केवल 3 स्टेटमेंट सही है, ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाली जो पैटर्न अपने को दिया है, ये वाला पैटर्न हमारे को इस क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी हेल्प कर सकता है। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए हम मानते हैं कि वे सर्वभक्षी होते हैं, ये हमने सोचा कि ये फैक्ट दिया है कि वो ओमनिवोरस होते हैं, सभी चीजों खाते हैं, मांस मीट और वो वेजिटेबल्स वगैरह को भी खाते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट को हम मानेंगे कि भी वो सर्वभक्षी फैक्ट दिया, तो हम गलत मान लेते हैं। पहली और दूसरी स्टेटमेंट बोला कि अगर वो भोज्य पदार्थों को जैसे कि नट वगैरह भी जो भूमि के अंदर जमा करते हैं, भूमि के अंदर जमा कैसे करेंगे, अगर वो वहां पे नेस्ट बनाएंगे, घोंसला बनाएंगे, तभी तो वो जमा करेंगे। तो अपने को लॉजिकली लगता है कि पहली और दो स्टेटमेंट सही मिलेंगी, एक स्टेटमेंट गलत मिलेगी, 2 स्टेटमेंट सही है। तो आंसर भी हमारा यही है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तो सॉरी, तीसरी स्टेटमेंट सही है हमारी, जो फैक्ट दिया है। पहली स्टेटमेंट गलत है, वो भूमि में बिल बनाकर अपने नीड का निर्माण नहीं करते हैं, अपने घोंसले का निर्माण भूमि में नहीं करते हैं वो। तो ये वाली क्वेश्चन अपने आप में डिफिकल्ट, लेकिन इस ऑप्शन का वाला जो पैटर्न दिया हुआ उस पैटर्न के हिसाब से हमारा क्वेश्चन वैसे सही हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमें इस चीज को देख के डरना नहीं है कि भी सभी ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ये वाला जो स्टेटमेंट, ये वाला जो पैटर्न दिया है ये हमेशा ही हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न 3 कथन दिए अपने को, 3 कथनों पे साइंस का क्वेश्चन है ये। तो ये देखना है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कैसे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, कुछ सूक्ष्म जीव जल के कथानक के ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। तो कथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर वाले टेम्परेचर में, तो अपने को लगेगा यार ऐसे क्या पता हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये साइंस का क्वेश्चन है। और ये सूक्ष्म जीव रहते हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक के नीचे के तापमान वाले वातावरण में, अगर ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जा रहे हैं तो ये नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी सही मानेंगे। तीसरी स्टेटमेंट, कुछ सूक्ष्म जीव 3 में से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट ऐसी हैं जो अपने आप में साइंस की स्टेटमेंट है और एक्सट्रीम टाइप में भी, लेकिन वो एक्सट्रीम इस हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आगे क्वालिफाई किया कुछ कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हो सकते हैं। दिखने में लगेगा कि जो जनरली बोलते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूपीएससी में गलत होती हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले क्वालिफाई किया है कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव। पहले वाला क्वेश्चन भी देखा था हमने, कुछ 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 जीव, कुछ मशरूम दिया हुआ था अपने को, तो ऐसे ही ये वाला। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका आंसर है तीनों सही। साइंस के क्वेश्चन में हमें जनरली ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन हमें ये देखना है कि वो ऑप्शन किस हिसाब से दिया। हमने ब्लाइंडली ऐसा नहीं चलना कि साइंस का स्टेटमेंट है, साइंस का क्वेश्चन है, तीनों स्टेटमेंट में से तीनों सही हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें इंडिविजुअल लेवल पे हर स्टेटमेंट को अच्छे से समझना, उसको डिकोडिफाई करना है, अपनी जो बेसिक नॉलेज है उसको अप्लाई करना, तभी हमें कंक्लूजन पे पहुंचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किस वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे से, लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने की लकड़ी का उदाहरण। इसमें थोड़ा सा ना इनकी प्रिंटिंग एरर है, लकड़ी के लट्ठे से बने छिद्र में, ये हिंदी में थोड़ा सा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा चैलेंज रहता है, कई बार कन्वर्जन में गड़बड़ हो जाती है। तो ये कह रहा था लकड़ी के गट्ठे से किसी भी पेड़ के अंदर कोई कीट पतंगे छुपे हैं उनको खुरच के उनसे बाहर निकालता है। तो ये लगता कि कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी टाइप में कुछ हो रहा है। तो इनमें से देखना कि 4 जीवों में से कौन सा जीव, स्लोथ बियर, उदबिलाव, ओरंगटोन और मत्स्य मार्जा, किंग फिशिंग कैट। तो किंग फिशिंग कैट लगता नहीं कि हमें किसी लट्ठे को ऐसा यूज करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ह्यूमन टाइप एक्टिविटी है, आदमी ही ऐसा करते हैं। तो हमें लॉजिकली जो लॉजिक अप्लाई करना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। तो ओरेंगटोन क्या है, ओरेंगटोन हमारे मंकी जो प्रजाति है अपनी उससे मिलते जुलते हैं, खास करके मनुष्यों के काफी नजदीक माने जाते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन बी पे जाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मनुष्य की जैसी एक्टिविटी लट्ठे का प्रयोग करके और कीड़ों को निकाला जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 का बी, ओरेंगटोन। क्वेश्चन नंबर 20। ऐसे क्वेश्चन आपको डे टू डे लाइफ में आप देखने को नहीं मिलेंगे, ये अपना अप्लाइड है, लॉजिकल थिंकिंग से आपको एलिमिनेट करना है। जैसे कि आपने मधुमक्खी वाला जो क्वेश्चन था उसको सोल्व किया था, ऐसे ही उसके अलावा एक क्वेश्चन हमने और भी सोल्व किया था कि जो उसमें से नाइट नॉकटर्नल कौन सा जीव था। तो उसके अंदर हमारा क्या आया था, वो एक कैट थी, वो कैट ही आया था हमारा उसके अंदर। उसका आंसर डियर भी नहीं था उसके अंदर, और एक स्टेटमेंट और थी वो भी नहीं था उसके अंदर, बिल्ली ही थी जो हमारी, एक मंकी था उसके अंदर शायद, तो लायन टेल मकैक, तो वो भी नहीं था। तो हमारे बिल्ली ही ऐसी थी जो नॉकटर्नल थी। ऐसे ही हमारे को ओरेंगटोन देखना है। तो हमारे 2 क्वेश्चन ऐसे इस लॉजिक से सोल्व हो पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो हमें देख, निम्नलिखित से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयोग करने में कौन सा प्रयोग होता है। तो एरोसोल, फोम एजेंट, अग्निबंधक और स्नेहक। इसका ऑफिशियल आंसर यूपीएससी ने दिया है केवल 3, 3 स्टेटमेंट, 3 सही हैं, एक गलत है। लेकिन वैसे एग्जाम में, एग्जाम लाइक सिचुएशन में अगर हम देखें तो एरोसोल के अंदर भी हो सकता है, फोम एजेंट के अंदर भी प्रयोग हो सकता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, अग्निबंधक जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसके अंदर भी यूज हो सकता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, और लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के अंदर भी एरो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये डाइसी है, ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ भी सकते हैं। अदरवाइज आप एलिमिनेट करना चाहें तो, अगर साइंस का क्वेश्चन, तो साइंस में जनरली ये बोला जाता है कि जो लॉजिकली एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर सभी सही होंगे। तो इस बाकी इसमें ऐसा नहीं है, चौथा स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं आएगा, तो केवल 3 इसके अंदर सही दिया हुआ है। तो टेक इट विद ए पिंच ऑफ साल्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप अपना थोड़ा सा संभल के चलें। फिर भी अगर आप सोल्व करेंगे तो ओवरऑल इफेक्टिवली आप पाएंगे कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्कोर की तरफ ही हैं, अगर आपको अटेम्पटेशन अपनी बढ़ानी है तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है अपना आधारिक संरचना निवेश, ये अपना इकोनॉमी का क्वेश्चन है।
इनवाइट्स के बारे में है, तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आधारित संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है, किंतु लाभांश कर योग्य है। किंतु यहाँ क्वालिफाई किया है इसका, बट वर्ड का यूज किया है, तो हमें यहाँ पे समझ जाना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगली स्टेटमेंट में दिया है वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का परिवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इनवाइट्स के ऋण रूप में मान्यता प्राप्त है। अब ये देखिए, अब ये स्टेटमेंट एक ओवरऑल एक स्टेटमेंट और यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्सट्रीम चीज का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो फैक्ट है, यहाँ पे तो देखो 2002 दिया हुआ है, तो इस स्टेटमेंट के गलत होने की संभावना ज्यादा नहीं। फैक्ट आपको ऐसे नहीं लेने, फैक्ट आपको कोई भी स्टेटमेंट ऐसी दी है जिसके अंदर सिर्फ उस फैक्ट पे ही फोकस किया गया, पहले आपको उस स्टेटमेंट का लबो-लबाब देखना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट किस चीज को हाईलाइट कर रही है, किस चीज पे फोकस कर रही है। अगर वो स्टेटमेंट फैक्ट की तरफ हाईलाइट ही नहीं कर रही है, फैक्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो यूपीएससी उस फैक्ट को सही ही देती है। अगर वो स्टेटमेंट सिर्फ फैक्ट को ही डायरेक्ट कर रही है, फैक्ट के बारे में ही बताने की कोशिश कर रही है, तब उसके गलत होने की संभावना है। और अगर एक से ज्यादा फैक्ट एक ही स्टेटमेंट में दिए हैं और वो सिर्फ फैक्ट और वो स्टेटमेंट फैक्ट के बारे में ही परिभाषित करने की कोशिश कर रही है, उसी को एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रही है, तब उसके गलत होने की संभावना और बढ़ जाती है। लेकिन जिस स्टेटमेंट में फैक्ट दिया है, लेकिन वो फैक्ट यूपीएससी उस स्टेटमेंट के अंदर उस फैक्ट को एम्फेसाइज नहीं कर रही है, उसको फोकस में लेके नहीं चल रही है, तो वो फैक्ट सही होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इन्होंने दिया कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रभुतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रभुति हित का परिवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है। साधारण स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें आपसे ये उम्मीद की नहीं जाती कि आप ये जान के चलेंगे कि आप ये 2002 का एक्ट है या फिर 2003 का एक्ट है या 2001 का एक्ट, नहीं, ऐसा कभी यूपीएससी गलत नहीं करती है। तो आप इसको सही मानेंगे और इस पैटर्न को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। और ऊपर वाली स्टेटमेंट इन्होंने किंतु दिया था, किंतु लाभांश करने योग्य है। दो स्टेटमेंट को मिक्स किया, बीच में किंतु लगाया, बट लगाया, तो उसके बाद वाला जो हिस्सा था उसको उन्होंने गलत कर दिया। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है, इसका आंसर रहेगा आंसर डी। अगले के स्टेटमेंट पे चलते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस के पैटर्न को अच्छे से समझ लें और इसके पीछे लॉजिक क्या अप्लाई किया, उस लॉजिक को अपने इंटरनलाइज कर लें, तभी आप अगले क्वेश्चंस को, अगर अन्य क्वेश्चंस को देखेंगे तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। एक बार देखने से आपको याद नहीं रहेगा, एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपके लिए डिजास्टर्स होगा। इसलिए आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, उस चीज को समझें कि यूपीएससी हमसे, एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये फैक्ट नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट में ये क्या है कि जनरलाइज चीज दी है और एम्फेसिस यहाँ पे फैक्ट का नहीं है, यहाँ पे इनविट्स के ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है। सॉरी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। दो कथन दिए हैं, दो कथनों में से मैं देखना कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, क्या एक कथन एक दूसरे कथन की व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पहला कथन दिया, कोविड विश्वमारी के बाद के हाल के विगत काल में पूर्व विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, ब्याज दरें बढ़ा दी थी। तो इस स्टेटमेंट को देखें तो अगर इस स्टेटमेंट को हम टुकड़ों में तोड़ें तो ब्याज दरें बढ़ा दी थी, हो सकता है ब्याज दरें घटा दी हो, तो काफी अपने लिए कंफ्यूजिंग है, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत है। तो अगली स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट तो कहता है आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपाय से प्रतिकार करने का सामर्थ्य है। ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, ये एक इकोनॉमी में बेसिक एनसीईआरटी में आप इस स्टेटमेंट को बार बार पढ़ते हैं। अगेन यूज योर फंडामेंटल्स, पहले फंडामेंटल्स को अप्लाई कीजिए। तो दूसरी स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल सही है। तो दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो केंद्रीय बैंक उनके पास ये बढ़ती उपभोक्ता कीमतों का बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मौद्रिक नीति के उपायों का प्रतिकार करने का सामर्थ्य है। ठीक है। और पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोविड के दौरान क्या हुआ था कि बहुत सारे विश्व के बहुत सारे बैंकों ने, इन्होंने यहाँ पे भी जनरलाइज स्टेटमेंट दी कि बहुत सारे बैंकों ने ऐसा किया था, कि जरूरी नहीं है कि भी किसी एक बैंक ने किया हो या वो किया, बहुत सारे बैंकों ने ऐसा किया था कि अपनी ब्याज दरों में वृद्धि कर दी थी। तो ब्याज दरों में वृद्धि कोई भी बैंक कब करता है, ब्याज दरों में वृद्धि इसलिए करता है ताकि वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सके, क्योंकि कोविड के टाइम पे चीजों की काफी कमी होने की वजह से चीजों के रेट काफी बढ़ गए थे, मुद्रास्फीति बढ़ गई थी। उसको कंट्रोल करने के लिए विभिन्न बैंकों ने क्या किया था, मुद्रास्फीति अपने जो ब्याज दरें थे उनको बढ़ा दिया था, ताकि मार्केट से पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो वापस बैंक के पास आ जाए और ब्याज जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाए। तो अपना क्या है, कथन एक सही है और कथन दो
भी सही है और पहला कथन दूसरे कथन को सही तरीके से व्याख्यायित करता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी इकोनॉमी की। आप हर क्वेश्चन के अंदर ब्लाइंड लॉजिक और उससे भी निकल सकते हैं, तो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो इससे आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इकोनॉमी के ज्यादातर क्वेश्चन क्या रहता है, आपकी जो बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज जो रहेगी उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। साइंस के ज्यादातर क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे अप्लाइड जो एस्पेक्ट है, अप्लाइड एस्पेक्ट को आप कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो। ज्यादातर केसेस में मैक्सिमम वाले क्वेश्चन ज्यादातर स्टेटमेंट सही होती हैं, तो आपको वो लॉजिक आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। इकोनॉमी के अंदर और पॉलिटी के क्वेश्चन है, इकोनॉमी और पॉलिटी के अंदर आपको जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे से पता होंगे, तभी आप उन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। वहां पे लॉजिकल और ये सब गैसेज वगैरह बहुत कम काम करती हैं, और करती भी हैं तो आप वहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, कथन दो, और ये भी हमारा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो कथन एक कहता है कि ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। दूसरा कहता है कि पहले स्टेटमेंट कहता है कि ऐसी संभावना है कि, लाइकली ऐसी संभावना है, तो हो भी सकता है, तो जनरलाइज स्टेटमेंट होगी, तो पहले स्टेटमेंट के हमारे सही होने की संभावना काफी सही है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन में आपको ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है, आप एक चीज का भी ध्यान लेके चलेंगे। आप कभी यहाँ सोचने लग जाओगे नहीं यार ये राज्य से प्राइवेट सेक्टर को जाता होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका इतना डीप में जाना है तो इसका मतलब क्या है कि यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रही था आपको कार्बन बाजार का जो संसाधन उसकी आपकी काफी डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं है कि जिसके बारे में आप इतना डीप में जाके पढ़ें, तो क्योंकि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ हल्का फुल्का ही ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में जनरली हम पढ़ते हैं। हम कार्बन ट्रेड के बारे में यही पढ़ते हैं कि कार्बन का ट्रेड होता है, ताकि कार्बन, एक कंपनी अगर कार्बन का कम प्रयोग करके या कम कार्बन उत्सर्जित करके ग्रीन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करती है, तो वो अपने जो कार्बन का उसके पास स्टॉक बचा है जो वो प्रदूषण के तौर पे यूज कर सकती थी, उसको बेच के पैसे अर्न करके अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर सके, उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव है ये। तो अपनी क्या हो जाएगी, कथन वन की संभावना सही होने की संभावना, वैसे भी सही, काफी जनरलाइज स्टेटमेंट है, ऐसी संभावना है कि, तो इसके सही होने की भी संभावना है। तो और इकोनॉमी के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना, जैसे इन्फ्लेशन के क्वेश्चन हो गए या फिर और दूसरे जो बैंकिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन हो गए, उसमें आप डीप में जाते जाएंगे तो इकोनॉमी के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देंगे। आपको ऊपरी लेवल पे जो आप फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग में फर्स्ट टाइम एक बार देखने से आपको जो समझ में आता है उसी को ही आपको सही मानना है। इकोनॉमी के क्वेश्चन के बारे में आपको इस चीज की सावधानी रखनी है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे, कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे कि व्याख्या सही व्याख्या करता है नहीं करता है, तो लेकिन यहाँ पे ये सही व्याख्या, यहाँ पे देखो दोनों के बीच में कोई लॉजिक नहीं है, इस वजह से क्या ऐसा होता है, तो ये व्याख्या सही नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर ए नहीं है इसका। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमी के क्वेश्चन में आपने देखना है कि ज्यादा डीप में लॉजिक को घसीट के नहीं लेके जाना है, ऊपर ऊपर से जो आपको मोटा मोटा जो जनरली एक फर्स्ट रीडिंग में आपको देखने को समझ में आता है आपको वहीं तक सीमित रहना है, और उसके बाद फिर आपको ये देखना कि क्या यूपीएससी जैसे इस वाले क्वेश्चन में कार्बन बाजार के बारे में आपसे बहुत डीप में सब पूछने की मनसा रखती है या नहीं रखती है, आपसे नहीं रखती है, अपेक्षा नहीं की जाती है, तो आप इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट को सही मानेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, रिजर्व बैंक के बारे में, निम्न में से एक गतिविधि को बंदेकरण, स्टेरलाइजेशन के भाग, तो स्टेरलाइजेशन आरबीआई का एक ही ऑब्जेक्टिव है, स्टेरलाइजेशन, ये आरबीआई करती भी है, और स्टेरलाइजेशन का आपको पता भी होना चाहिए। एनसीईआरटी जो 12वीं क्लास की मैक्रो इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी बुक, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हुई भी हैं, और इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर है खुला बाजार कार्रवाई का संचालन, इसमें कोई लॉजिक कुछ नहीं है, आपकी नॉलेज बेस पे ही ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। चार बाजार दिए हैं, इनमें से देखना कि कौन से बाजार इसमें से पूंजी बाजार में शामिल हैं। तो इकोनॉमी में आप पूंजी बाजार और जो कैपिटल मार्केट और फाइनेंस मार्केट, दोनों मार्केट के बारे में आप पढ़ते हैं, तो आपको देखना है तो कैपिटल मार्केट कौन सी रहती है, जहां पे एक साल से ज्यादा के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया जाए तो कैपिटल मार्केट हो जाएगी, और जो अपना मनी मार्केट में क्या रहता है, एक साल से कम के लिए जहां पे इन्वेस्टमेंट की जाए। तो सरकारी बॉन्ड बाजार, बॉन्ड के अंदर हमेशा क्या किया जाता है, एक साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। शीघ्रावधि द्रव्य बाजार, कोल मनी मार्केट, कोल मनी, पुट मनी, ये सब क्या रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहता है, एक से कम कोष
पत्र बाजार, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल सरकारी बॉन्ड जो रहते हैं वो लंबे टाइम के लिए रहते हैं, और ट्रेजरी बिल क्या रहते हैं, 1 साल से कम के लिए होते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट हमारी क्या है कि 1 साल से कम के लिए हैं। स्टॉक बाजार, स्टॉक बाजार भी अपना क्या रहता है, 1 साल ज्यादा के लिए हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो जरूरी नहीं है अपने को 1 साल के अंदर ही उस पैसे को वापस निकालना है, हम 1 साल से ज्यादा के लिए भी उसको वहां पे इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। तो 1 और 4 दो स्टेटमेंट ऐसी हैं जो कैपिटल मार्केट के बारे में बताती हैं, पूंजी बाजार के बारे में बताती हैं। क्या तो एक दो कैपिटल बाजार, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा, दो स्टेटमेंट सही हैं। तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, इसमें कोई लॉजिक कुछ काम नहीं कर रहा आपका, आपको कंटेंट पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में बोलता है, निम्न में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की कल्पना संकल्पना का सर्वोत्तम उदाहरण है। मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारिता कृषि के बारे में लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है। आप बीच बीच में ऐसा भी कर सकते हैं, इस टाइप की जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है उसको भी देख सकते हैं। कई बार इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी क्या करते हैं कि हिंदी मीडियम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, हिंदी वाला जो लैंग्वेज है उसको पढ़ के वो आइडेंटिफाई करते हैं क्या पूछना चाह रहा है वहां पे, काफी करके हिस्ट्री के क्वेश्चंस के अंदर। तो आपसे भी अपेक्षा की जाती है आप इस थॉट प्रोसेस में ना रहें कि हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और हमें इंग्लिश वाले सेक्शन को देखना ही नहीं है। नहीं, आपको उन लोगों की तरह स्मार्ट बनते हुए इंग्लिश वाला जो पेपर है, इंग्लिश वाला जो कन्वर्जन है उसको भी आपको देख लेना है, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात हो रही है, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में 4 स्टेटमेंट दी हैं। इन 4 स्टेटमेंट में से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम उदाहरण। पहली स्टेटमेंट, किसी क्षेत्र में, जो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांट से पुनः स्थापना करना। तो युद्ध के कारण, क्या युद्ध के कारण ही ऐसा होता नहीं। तो पहली स्टेटमेंट युद्ध के कारण एक क्वालिफाई किया इसको, तो इसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, अपनी गलत होने की संभावना भी है और ये गलत भी है। दूसरी स्टेटमेंट बताए, किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि इकाइयों को समकालन और संगति लाते हैं। ये स्टेटमेंट काफी हद तक सही है कि बहुत सा किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे किसान, छोटे किसान ही तो अपनी जमीन को एक दूसरे के साथ जोड़ के और एक सामूहिक कृषि कर पाएंगे। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है, उसकी सही होने की संभावना भी ज्यादा है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, किसी क्षेत्र में, ये यहाँ पे भी यूज किया है, किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत किसान, यहाँ पे भी अनेक सीमांत किसान है, कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वह नियमित निकाय कृषकों को एक सहमति राशि का भुगतान करता है। अब बी और सी स्टेटमेंट में से जो बी स्टेटमेंट है वो ज्यादा जनरल है, सी स्टेटमेंट में उसको ज्यादा क्वालिफाई कर दिया है, इसके अंदर निगमित निकाय को लिया गया है, और जो अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो उसके अंदर इसको सरेंडर वर्ड यूज करना भी किया गया है कि वो अपने उस निगमित निकाय को, कृषक अपनी भूमि को सरेंडर करते हैं। तो सी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी अपनी। डी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डी स्टेटमेंट कहती है, कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों और तकनीकी जानकारी और सामग्रिक निष्ठ प्रदान करते ताकि भी किसी कंपनी निर्माण प्रक्रिया और वाणिज्य, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से अपने को देखना है कि जो ऑप्शन नंबर बी है, जो स्टेटमेंट है वो सबसे ज्यादा अपने आप को ब्रॉडर टर्म के अंदर अपने आप को कवर करती है, बहुत ज्यादा स्पेसिफाई भी नहीं है, और जनरलाइज्ड वे में सारी की सारी इन चारों स्टेटमेंटों में से सबसे ज्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 26 का इंग्लिश वर्जन देखें तो देखो, हम इसमें पढ़ के थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें दिया है सी के अंदर, मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कोऑपरेटिव बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपनी लैंड को सरेंडर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये काफी स्ट्रिक्ट, काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई सरेंडर होने की वजह से, तो इसको हमने एलिमिनेट किया। चौथे में दिया हुआ है, ए कंपनी एक्सटेंड्स लोन टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट्स टू ए नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन एन एरिया दैट दे प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स। तो यहाँ पे लेकिन उन्होंने वो, ठीक है, वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उन्होंने उस जमीन को कोऑपरेट कैसे किया, एक दूसरे के साथ मिलकर इकट्ठा तो नहीं किया ना, उनको इंडिविजुअल लेवल पे ही वो कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे। आपको ऐसे डीप में जाके थोड़ा सा पढ़ भी लेना स्टेटमेंट को। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमने इंग्लिश वर्जन देखा है पुराने वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27, कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत उपलब्ध कराती है। तो भारत सरकार बहुत सारे फसलों के लिए, बहुत सारी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रोवाइड करती है। हम तो 2-3 के बारे में ज़्यादातर सुनते हैं, ऐसी काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो हमें शायद पता भी नहीं हो कि है या नहीं है।
तो पहली स्टेटमेंट, भारत सरकार ऐसे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रोवाइड करती है। तो हम इस पहली स्टेटमेंट से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्या एग्जामिनर हमसे ये उम्मीद करके चल रहा है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सभी जितने भी फसलें हैं जो कि एमएसपी के तहत आती हैं उन सब के नाम पता हो? नहीं, ये वो एक्सपेक्ट हमसे करके ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसने अगर ये स्टेटमेंट को सेट किया है एग्जाम के अंदर, तो उसके सही होने की संभावना काफी हद तक ज्यादा है, क्योंकि वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता। तो ये मतलब इस स्टेटमेंट को हम मान के चलेंगे कि स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। अब ये खरीफ भी हो सकता है, रबी भी हो सकता है, तो हमें लगेगा हाँ यार ये क्वेश्चन तो हो सकता है इंटरचेंज कर दिया हो, खरीफ और रबी का तो हमें पता होना चाहिए। तो दूसरी स्टेटमेंट पे हम 50-50 है, हमें नहीं पता, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तीसरी स्टेटमेंट चलते हैं, भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के प्रयोग में करते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है, कुछ जनजातियों के कुछ लोग करते होंगे और काले तिल का प्रयोग करते भी होंगे, तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो हम अपने को ऑप्शन में जाना है कि इनमें से कौन सी कथन सही है। तो लॉजिकली देखने से अपने को दो स्टेटमेंट तो अपने को सही लग ही रही थी, तो तीसरी स्टेटमेंट भी यूपीएससी ने सही मानी है। लेकिन अगर हम वैसे जाते तो हम शायद इस क्वेश्चन को गलत कर देते अपने लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भी तीन में से दो स्टेटमेंट सही होती हैं जनरली, और इनमें से जो खरीफ और रबी हो सकता है इसने इसको इंटरचेंज किया हो, पहली स्टेटमेंट हमारी सही है, तीसरी स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन से आपकी लर्निंग ये है कि आपको जो पहली स्टेटमेंट दी है, अगर आपको इस टाइप की स्टेटमेंट दी है कि क्या यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करती है, एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि जितनी भी एमएसपी की क्रॉप्स हैं अपने को सभी क्रॉप्स के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि काला तिल कोई नॉर्मल क्रॉप नहीं है कि जो आम बोलचाल में हमें बार बार या फिर आम हमारी एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह की रीडिंग के दौरान हमारे सामने आती नहीं। और गेहूं, चावल, जो इन सब के बारे में तो हमें सुनने को मिलता है, लेकिन काले तिल के बारे में हमें सुनने को नहीं मिलता है। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या मानेंगे? सही मान के चलेंगे। तो आपसे इस क्वेश्चन की लर्निंग ये है कि आपसे इस टाइप की स्टेटमेंट है तो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करा कि ये सही ही होगा। और दूसरी स्टेटमेंट, ये खरीफ की फसल है, अगर आप एग्रीकल्चर या उससे जुड़े हुए ग्रामीण परिवेश से तो आप ये क्वेश्चन को सही कर देते, क्योंकि बाजरे के साथ ही ये तिल वगैरह की खेती होती है, तो खरीफ की फसल है ये। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। अपने को चार स्टेटमेंट दी हैं, तो उनमें से अमूर्त निवेश, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल के बारे में अपने को बताना है। अमूर्त निवेश माने जाते हैं तो ब्रांड पहचान, माल सूची, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की डाक सूची। तो इसमें से अपने को बौद्धिक संपदा ये देखने को मिल रहा है कि ये इंटेंजिबल होती है, और हम इकोनॉमी के अंदर वो पढ़ते भी हैं कि इंटेंजिबल हेरिटेज और टेंजिबल हेरिटेज इकोनॉमी के अंदर भी पढ़ते हैं, और सॉरी आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी पढ़ते हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स कौन सी हैं, और हाल ही में कुछ शायद अपना दुर्गा पूजा और उससे जुड़ा हुआ जो इंटेंजिबल हेरिटेज है उनको भी शामिल किया गया है, रामायण वगैरह को भी शामिल किया गया है। तो आप उसको देख भी लेना एक बार। तो इंटेंजिबल इसमें से क्या आ जाएगा? अपना बौद्धिक संपदा अपना इंटेंजिबल आएगा। माल सूची को हम टच करके देख सकते हैं, ब्रांड पहचान, ग्राहकों की डाक सूची, ये सब क्या है? टेंजिबल में हो जाएंगे अपने। तो अमूर्त निवेश के रूप में अप्रयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने थे? इंटेंजिबल, तो इसमें से केवल तीन। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल, सॉरी इसमें हमने क्या किया, गलत किया क्या? टेंजिबल इंटेंजिबल में हम कंफ्यूज हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को एक बार छोड़ देते हैं, इसको हम फिर से देखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन हो गया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर यूपीएससी ने सी दिया है, शायद अपने को अमूर्त निवेश माने जाते हैं। चलो देखते हैं इसको, थोड़ी देर बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपने को 5 स्टेटमेंट दी हैं, 5 स्टेटमेंट में से अपने को बताना है कि समस्त कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने जनसंख्या क्षेत्रफल को आय अंतराल के अलावा निष्क्रिय के रूप में परिवर्तित किया है। तो इसका एक बार इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अपने को बताना कि ओरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन, 15th फाइनेंस कमीशन ने ओरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन के तहत किन किन को इनमें से शामिल किया है। तो 15th फाइनेंस कमीशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लॉजिकल गैसिंग और ये वो चलाओगे तो कुछ नहीं चलने वाला, आपको पता ही होना चाहिए। 15th फाइनेंस कमीशन ने जो स्टेट्स को जो प्रोसीड्स दिए हैं, टैक्स के प्रोसीड्स जो उनको वितरित किए हैं, वो किस किस बेसिस पे किए हैं, उन्होंने उसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए हैं, कुछ चेंजेस भी किए हैं। तो उसमें से अपने को इनमें से देखना कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी,
गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, स्टेबल गवर्नमेंट, तो स्टेबल गवर्नमेंट तो इसमें नहीं होएगा, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट होना ना होना वो किसी भी स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो जनता सुन के भेजती है प्रतिनिधि, तो वो हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो चौथी स्टेटमेंट तो हमारी इसमें से गलत है ही। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट ये हो सकता है। गवर्नेंस रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स इसमें से हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये अपने आप में 50-50 है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये अपने पढ़ा ही होना चाहिए, और ये उससे पहले वाले में भी था, इसकी वेटेज इन्होंने बढ़ा दी है अब की बार। तो इसमें से हमारी तीन तीन पॉइंट सही हैं और 2 पॉइंट इसमें से गलत हैं, तो केवल 3। तो पहला है जननांकीय निष्पादन, डेमोग्राफिक जो कंट्रोल किया उन्होंने। उसके बाद वन और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे स्टेट डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं, उस वजह से क्या रहता है, उनके पास रेवेन्यू कम जनरेट होता है, टैक्स रेवेन्यू कम जनरेट होता है, जैसे कि हिमालयन स्टेट है। कल को वो भी बोल सकते हैं कि हमारे को भी इंडस्ट्री लगानी है, तो वहाँ का जो इकोलॉजी और जो पारिस्थितिक पर्यावरण है वो डैमेज हो जाएगा। तो उसके एवज में सरकार क्या कहती है उन स्टेट को, या फिर वित्त आयोग ने उनको बोला है सरकार को, कि ऐसे स्टेट्स को जो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लिमिट करते हैं, अपना नुकसान करते हैं, तो उनको आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो दूसरी स्टेटमेंट ये भी सही सही है। और पहली तो काफी समय से फाइनेंस कमीशन चर्चा में करता ही रहा कि जो स्टेट पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, अपने एफर्ट लगाते हैं इस पर, खास करके साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उन्होंने इस पर काफी काम किया है, तो उनको है ना उसके अंदर डिसएडवांटेज फील ना हो। तो पहली और दूसरी तो है ही, इसके अंदर तीसरी पांचवी जो स्टेटमेंट कर रहे हैं वो राजकोषीय प्रयास। कोई भी सरकार टैक्स और उसके लिए जो फिजिकल के लिए क्या एफर्ट लगाती है, वो फ्री बीज देती है या नहीं देती है, पैसे का सदुपयोग करती है या नहीं करती है, तो उसका प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार, फाइनेंस कमीशन ने इस पॉइंट को भी कंसिडर किया है। स्थिर सरकार और शासन सुधार, ये दोनों स्टेटमेंट इसमें शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29, कुछ लॉजिक और कुछ आपको जानकारी है। अगर आपको मोटी मोटी जानकारी भी है, यहाँ भी ऐसा ऐसा था, तो आप इनमें से ऐसे कर सकते हैं। तो चौथी स्टेटमेंट आपकी स्थिर सरकार निकल जाएगी, शासन सुधार इसमें से आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो 29 के बाद, और खास करके इन्होंने कर से जुड़ा हुआ, तो कर वाले जो प्रयास हैं वही शामिल किए जाएंगे। तो आपका 1, 2 और 5 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो आधारित संरचना, आधारित संरचना हमारा इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। इकोनॉमी के क्वेश्चन में थोड़ी स्टेटमेंट डिफिकल्ट होती है, तो उसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर दिए हुए अपने को। इसमें से पहला है अफोर्डेबल हाउसिंग, दूसरा है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, तीसरा हेल्थ केयर और चौथा है रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसमें से बताना कि यूएनओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन S3I, ये एक इनिशिएटिव है, वो इनमें से किसके लिए इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम चलते हैं ऊपर हिंदी की तरफ। तो ये वाले क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में कभी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको सारा कुछ ऐसे सभी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लॉजिकल एलिमिनेशन या फिर लॉजिकल थिंकिंग का प्रयोग करेंगे। और लॉजिकल थिंकिंग कैसे करने की, यूपीएससी के एग्जामिनर ने कैसे सोचा होगा उस चीज को, ऐसा नहीं है कि हमने इस चीज को ऐसे ऐसे एलिमिनेट कर दिया। तो देखिए अपने को पूछा कि फाउंडेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन है किस क्षेत्रों में किया जा सकता है, किफायती आवास, हाँ इसके अंदर अप्लाई किया जा सकता है कि किफायती आवास जो रहते हैं वो सभी को चाहिए ही चाहिए। सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, ये अपने आप में क्या है, हाई एंड टेक्नोलॉजी है। हाई एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर शामिल नहीं रहेगा, क्योंकि किफायती आवास, कहीं एक बार तो हम पूवर की तरफ बात कर रहे हैं और एक तरफ हम किस चीज की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम बुलेट ट्रेन टाइप की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत मानेंगे में। स्वास्थ्य देखभाल, जनरलाइज स्टेटमेंट है, हेल्थ की देखभाल करना, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उसके लिए जरूरी है, तो ये भी हो सकता है इसके अंदर शामिल। तो पहला और तीसरा शामिल हो सकता है। दूसरा पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी रूरल एरिया, अर्बन एरिया, पुअर, रिच सभी के लिए है, और सभी के लिए इसके बारे में फाउंडेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है अपना, आधारिक संरचना है, उस क्षेत्रों में से इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है इस योजना के तहत। तो हमारा इसमें से जो एक ही स्टेटमेंट क्या है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और खास करके ये दिखने में लग रहा है कि ये तो काफी हाई एंड टेक्नोलॉजी है और सिर्फ कुछ ही सेक्शंस को कैटर करेगा, सोसाइटी के, समाज के कुछ ही एक वर्ग तक संबंधित रहेगा। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है देखने में इन चारों स्टेटमेंट में से, और ओड वन आउट भी है। ये बाकी की तीन तीन जो स्टेटमेंट दी हुई है ये जनरलाइज्ड है। तो हमारा क्या रहेगा, दूसरे स्टेटमेंट को एलिमिनेट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा इसमें से केवल 3। तो आपको इस तरीके से भी सोचना है वहां पे एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये अपना पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस में रहता है? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। ये सिंपल क्वेश्चन है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या रहेगा? नेचुरल जो लॉ रहता है अपना, उसमें रहता है विधि द्वारा स्थापित पत्ति। विधि द्वारा स्थापित पत्ति में क्या रहता है? प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता है। उसके बाद विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, विधि के समक्ष समानता। तो हमारा पहला आंसर इसमें सही रहेगा, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। ये क्या आता है अपना? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आता है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये बेसिक अपना उसमें मिल जाएगा आपको, लक्ष्मीकांत के अंदर भी है और जनरली भी आपको इसमें पता रहेगा। फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ये काफी अच्छे से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अपने को दो कथन दिए हैं, दोनों कथनों में से बताना कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, और को क्या पहला कथन दूसरे कथन को अच्छे रूप सही तरीके से व्याख्यायित करता है या नहीं करता है। तो पहला कथन है, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियम और विनियमों के द्वारा करती हैं। मतलब राज्य सरकारों को यह अधिकार है जेल वगैरह के बारे में। तो हमें जेल वगैरह के बारे में है, यूपीएससी के 2-3 साल से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस वाले टॉपिक्स पे। जैसे अब की बार बेल वगैरह के ऊपर काफी चर्चा चल रही है, तो बेल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीवाईक्यू के अंदर। तो जेल, बेल, इन सब चीजों के बारे में काफी चर्चा चल रही है आजकल, तो आप ये देख सकते हैं। तो जेल प्रशासन वगैरह ये क्या रहता है अपना? ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर ये शामिल है। दूसरी स्टेटमेंट, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिसके जेल का विशेष स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहता है। अब इस क्वेश्चन में दूसरी स्टेटमेंट में आपको देखने को ऐसा लगेगा, दूसरी स्टेटमेंट में आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये फैक्ट दिया हुआ है 1894, तो हो सकता है कि ये गलत हो। तो लेकिन आप इस क्वेश्चन को वो स्टेटमेंट को ओवरऑल देखेंगे, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विशेष स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकार नियंत्रण में रहता है। तो अब हमने पहले एक क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में जैसे काले तिल के बारे में, तो काले तिल के बारे में हमारे को पहली स्टेटमेंट दी हुई थी कि काला तिल एमएसपी के तहत शामिल है या शामिल नहीं है। तो हमने इस क्वेश्चन के थ्रू क्या लर्निंग ली थी कि क्या यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि जितनी भी एमएसपी की सभी ग्रुप हमें को वो याद हो। अगर वो सभी इंफॉर्मेशन अपने को याद होगी तभी हम उस स्टेटमेंट को सोल्व कर पाएंगे। तो हमने ये मान के चला था कि यूपीएससी ने वहां पे जो स्टेटमेंट दी है वो जनरली सही ही दी है, वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमें वो बिल्कुल डिटेल में याद हो, तो हमने इसको सही माना था। तो ऐसे ही उसी लॉजिक को अप्लाई करते हुए मानना कि यूपीएससी हमारे को जेल अधिनियम किस ईयर में आया और ये सब जानकारी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमें याद हो, तो इसलिए ये जानकारी सही ही मिलेगी। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 में। और ऊपर से ऐसी स्टेटमेंट में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, सेकंड लॉजिक को भी आप अभी समझ लीजिए कि किसी भी स्टेटमेंट में एम्फेसिस का हो रहा है, किस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, किस चीज के ऊपर ज्यादा गंभीरता से विचार किया जा रहा है, किसी फैक्ट के ऊपर ज्यादा गंभीरता से विचार किया जा रहा है या किसी अन्य चीज के ऊपर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। किसी भी स्टेटमेंट में, कोई भी बड़ी स्टेटमेंट है उसके अंदर मेन थीम, मेन क्रक्स किस फोकस किस चीज के ऊपर किया जा रहा है, हमें उस पॉइंट को देखना है। अगर वो किसी फैक्ट के ऊपर फोकस कर रही है वो स्टेटमेंट, तो हमें तब हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये फैक्ट के ऊपर फोकस कर रही है स्टेटमेंट, तो फैक्ट के गलत होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन वो स्टेटमेंट के अंदर फैक्ट हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट ओवरऑल अपनी सेंस में, अपने लब्बो लबाब में फैक्ट पे फोकस नहीं कर रही है, तब हमें उस फैक्ट को गलत नहीं मानना है। आप इस चीज को अच्छे से गांठ बांध लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और इस पैटर्न को, इस टेक्निक को आपको यूज ही करना है। तो यहाँ पे इस वाली स्टेटमेंट में, दूसरी स्टेटमेंट में, इसका स्टेटमेंट का फोकस इस एक्ट के ऊपर नहीं है, इसका फोकस है कि जो जेल का जो एक कानून है ये क्या करता है, प्रांतीय सरकारों को नियंत्रण का अधिकार देता है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों सही हैं, और पहली स्टेटमेंट को अच्छे से व्याख्यायित करती है दूसरी स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इस स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने दो टेक्निक या फिर दो चीजों को और अच्छे से एम्फेसाइज करके देखने की कोशिश की है। आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए और इनको अपने नोटबुक में जॉट डाउन करके रख लीजिए कि किसी भी स्टेटमेंट में फोकस जिस चीज पे हो रहा है, अगर वो फैक्ट पे फोकस हो रहा है और उसमें 2 से ज्यादा फैक्ट दिए हुए हैं, तो उस स्टेटमेंट के गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी। जिस स्टेटमेंट में यूपीएससी आपसे उम्मीद नहीं करती कि आपको ऐसे उटपटांग फैक्ट याद होने चाहिए, तो वो यूपीएससी जनरली सही करती है। जैसे कि काले तिल वाला जो एग्जांपल था, एज एमएसपी के तौर पे वो फसल शामिल है या नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, जो आपके आगे भी काम आएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? तो किसी देश के संविधान के मुख्य
प्रयोजन के सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित कर दिया, सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबंद करता है। ये संविधान के बारे में क्वेश्चन है, इसका हम इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन है, ये एनसीईआरटीज में भी है और वैसे भी आपको जनरली पीवाई क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करते रहेंगे तो उसके अंदर ये आ जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर सी यही, डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। पॉलिटिक ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इकोनॉमी के क्वेश्चन में भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पॉलिटी के क्वेश्चन में भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो आपने पढ़ा है उस पर ट्रस्ट रखिए और उतना ही सोचिए, उसके ज्यादा डीप में जाओगे आप तो फिर आप क्या करोगे, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे और गलत कर दोगे। तो आपको सिंपल इसमें देखना है कि क्या है क्या नहीं है। तो इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके शायद 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है, तो उसके अंदर दिया हुआ है। आई थिंक नाम मेरे को श्योर नहीं, उस बुक का एनसीईआरटी का नाम यही है, तो लेकिन 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है वो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 हिंदी में देख लेते हैं इसको एक बार। निम्नलिखित, आपको अगर हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन की तरफ भी देख लेना, मैंने एक बार पहले भी बोला था। तो आप इसमें एजिटेशन ना करें कि हम इंग्लिश का पेपर देखेंगे या फिर इंग्लिश का जो वर्जन है वो देखेंगे तो हमारे को उसमें नुकसान हो या फिर हमें नहीं देखना, बिल्कुल भी इस माइंडसेट में बिल्कुल नहीं रहे। तो स्मार्ट बच्चे हैं वो इंग्लिश में अगर पेपर दे रहे हैं तो वो हिंदी वाला देखने में एजिटेट नहीं करते हैं, तो आप भी एजिटेट ना करें इंग्लिश की तरफ जाने में, और थोड़ी इंग्लिश आपको आनी भी चाहिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया है और इसका आंसर, वैसे इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने इसका आंसर 44 भी लगाया है और लॉजिकली 44 भी हो सकता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना जाता है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन ऐसा है जिसके अंदर क्या किया गया था, जो लैंड रिफॉर्म्स जो हमारे हुए थे उस टाइम पे, तो लैंड रिफॉर्म्स को क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अपने डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर, स्टेट कोर्ट्स के अंदर भी चैलेंज किया गया था, क्योंकि लैंड का जो राइट था हमारा, वो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी उसके तहत आता था। तो उससे को बाईपास करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने क्या किया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था और उसमें 9 शेड्यूल बनाया था। और 9 शेड्यूल बनाने के साथ क्या किया था कि जो लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए जो कानून थे उसको 9 शेड्यूल में रखा गया था। और ये बोला गया था कि जो 9 शेड्यूल के अंदर जो भी कानून प्रावधान रखे गए हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट रखे या सेंट्रल गवर्नमेंट रखे, वो जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के तहत जो राइट टू जुडिशियल पावर जो है उसके तहत नहीं आते हैं। तो इसलिए पहला संविधान संशोधन किया था और 9 शेड्यूल रखा गया था। आगे चल के 44वां संविधान संशोधन है वो तो डायरेक्टली ही राइट टू प्रॉपर्टी उसको एलिमिनेट कर देता है। और 44वें संविधान संशोधन के तहत अपने जो फंडामेंटल राइट 19(1)(f) के अंदर जो अधिकार दिया हुआ था और अपना जो फंडामेंटल राइट दिया हुआ था आर्टिकल 21 के अंदर, उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। और उसके तहत फिर क्या किया जाता है, एक अलग से संविधान, अलग से आर्टिकल 300A शामिल किया जाता है जो राइट टू प्रॉपर्टी के तहत आता है। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट बना दिया गया था 44वें संविधान संशोधन की वजह से। तो इसलिए ए और सी में कंफ्यूजन था और इसको एलिमिनेट कर दिया गया था यूपीएससी के द्वारा। सॉरी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। 4 निकाय दिए हैं, इनमें से बताना आपको संवैधानिक निकाय कौन सी हैं। तो संवैधानिक निकाय इनमें से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102 संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था, तो ये तो है ही है, 102 संविधान संशोधन के तहत इसको किया था। अगला है अपना राष्ट्रीय महिला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये नहीं है, ये आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए। राष्ट्रीय विधि आयोग ये भी नहीं है और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण ये भी नहीं है। तो इनमें से केवल पहली स्टेटमेंट, पहला जो कथन दिया हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यही संवैधानिक निकाय है, तो इसका हो जाएगा केवल एक। और अगर हम इनको देखना चाहें तो एक बार तो देख सकते हैं कि 100 के बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे वो कौन से क्या क्या हैं, तो एक बार देख लेते हैं हम आपकी जानकारी के लिए। जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था वो था हमारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजैक।
जो जुडिशरी के अंदर जो जजों की अपॉइंटमेंट होती है उनको कलीजियम सिस्टम की बजाय एक अलग प्रोसीजर बनाया जाए, जिसके अंदर सरकार के कुछ नुमाइंदे हों और जुडिशरी के कुछ नुमाइंदे वो चुनकर किसी भी जज की नियुक्ति को सही ठहराएं या फिर उसका नियुक्ति करने के लिए एक प्रपोजल भेजें। तो एनजैक था, उसको जुडिशरी ने क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया अपनी राइट टू रिव्यू के तहत। उसके बाद जो 100वां संविधान संशोधन था, 100वां संविधान संशोधन हमने बांग्लादेश के साथ किया था। जो जमीन की कुछ एनक्लेव्स थी हमारी, उनको स्वैप करने के लिए, तो 100वां संविधान संशोधन हमारा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। 101वां संविधान संशोधन हमारा जीएसटी रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, जो 2016 में हुआ था। 102 संविधान संशोधन हमारा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा हुआ है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। 103वां संविधान संशोधन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया था जॉब के अंदर और इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो अपने पढ़ाई के लिए जो इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर जो दिया था, तो वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन दिया था, वो 103वें संविधान संशोधन के तहत आता है। और 104वां संविधान संशोधन SC/ST को रिजर्वेशन लेजिस्लेचर के अंदर जो SC/ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन देता है वो हर 10 साल के लिए जाता है, और हर 10 साल के बाद फिर क्या किया जाता है, उसको एक्सटेंड किया जाता है, तो वो रूटीन में चलता रहता है। तो 104वां संविधान संशोधन ऐसा था। 105वां जो संविधान संशोधन है वो 102 संविधान संशोधन से ही जुड़ा हुआ है। तो 102वां जो संविधान संशोधन था अपना नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, तो उसमें क्या किया गया था कि नेशनल बैकवर्ड क्लासेज को, किस कास्ट को, किस वर्ग को बैकवर्ड क्लास के तौर पे घोषित करना है, उसका जो अधिकार है वो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया गया, क्योंकि वो संवैधानिक निकाय बना दी गई थी। और उसी दौरान क्या हुआ था कि कोर्ट के अंदर एक केस फाइल हुआ था, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने मराठाओं को बैकवर्ड क्लास के तौर पे घोषित किया था। तो उस समय से पहले पहले तक कोई भी राज्य सरकार अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में किस कास्ट को बैकवर्ड क्लास का स्टेटस देना, पिछड़ा वर्ग का स्टेटस देना है या नहीं देना है, उसका अधिकार उसके पास होता था। 102वें संविधान संशोधन के बाद जब महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को बैकवर्ड क्लास का स्टेटस दिया, तो उस वक्त एक कोर्ट में केस रजिस्टर हुआ, और उस जजमेंट के दौरान एक संवैधानिक पीठ ने 3-2 के निर्णय से, 3 जजों ने इस चीज के समर्थन में बोला, 2 ने अगेंस्ट में बोला, ये निर्णय दिया है कि किसी भी राज्य को अब ये अधिकार नहीं है कि वो बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेशन किसी कास्ट को दे सके, वो अधिकार अब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के पास रहेगा। लेकिन बाद में इसके प्रति काफी विरोध हुआ, विभिन्न स्टेट की सरकारों ने भी इसका विरोध किया, और इसी के चलते हुए पार्लियामेंट ने फिर अपना 105वां संविधान संशोधन किया, और उसके तहत ये पावर दोबारा से रिस्टोर की गई स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर, कि कोई भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब ये अधिकार रखता है कि वो किसी भी कास्ट को या फिर किसी भी वर्ग को बैकवर्ड क्लास के तौर पे घोषित कर सकता है। ठीक है, तो 105वां संविधान संशोधन क्या आपकी मैंने बेसिक जानकारी दी, और ये जुड़ा हुआ पावर ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज किसी भी कास्ट को सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास घोषित के तौर पे घोषित करने के लिए। 106वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन सबसे रिसेंट है, ये वुमेन रिजर्वेशन देता है लेजिस्लेचर के अंदर। वुमेन रिजर्वेशन, इसको अच्छे से पढ़ लेना इस बार, जनरली इससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा इतनी स्टेटमेंट से। ये क्या करता है कि 33% रिजर्वेशन देता है, और वुमेन को देता है कहाँ कहाँ देता है, लोकसभा के अंदर देता है, राज्यसभा का इससे कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा के अंदर 33% रिजर्वेशन। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्य के अंदर रहती है अपनी स्टेट लेजिस्लेचर, उनके अंदर देता है, लोकसभा के अंदर देता है। और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, सभी यूनियन टेरिटरी को नहीं देता है, सिर्फ दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी उसको देता है। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, 33% रिजर्वेशन। और इसमें एक चीज और शामिल रखनी है, आपको याद रखनी है कि जो ये वुमेन की जो संख्या निर्धारित की जाएगी, वो जो SC और ST से चुन के जो वुमेन आई है पार्लियामेंट के अंदर, उनको भी उसी 33% की संख्या के अंदर शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि 33% रिजर्वेशन के तहत मान लो कि 100 सीटें ऐसी बनती हैं जो वुमेन के लिए आरक्षित हैं। अब मान लो कि SC/ST से 20 महिलाएं पहले से चुन के आ चुकी हैं या फिर वो चुनी हुई हैं, तो बाकी की जो बची हुई संख्या वो 80 ही मानी जाएगी, ऐसा नहीं कि 100 ही मानी जाएगी। तो उनको शामिल करते हुए 33% का क्राइटेरिया फुलफिल करना अपने को। तो SC/ST को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, और ये क्या है कि पहले 15 साल के लिए दिया जाएगा, उसके बाद इसको स्टडी किया जाएगा कि यह कानून सही है, इंप्लीमेंट करने लायक है या नहीं है, उसके बाद फिर फर्दर इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जैसे कि SC/ST को जो रिजर्वेशन दिया जाता है लेजिस्लेचर के अंदर, तो वो बार बार हर 10 साल के बाद रिफॉर्म करते रहते हैं, उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं। तो ऐसे ही 15 साल के बाद इसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, और 15 साल के लिए एक बार में दिया जा रहा है। और ये कब से लागू होगा, जो हमारा अभी डिलिमिटेशन होएगा उसके बाद
उसके बाद जो पहली हमारी जनसंख्या का जो आकलन होगा उसके बेसिस पे इसको दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने ये 99 से लेके 106 तक के जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। इनमें से अगर किसी पे भी कोई क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर पाए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी। 36वां क्वेश्चन अपना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित, ये वाले क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आपको पहले बता देता हूं, आपको बेसिक फंडामेंटल पता होंगे तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। कोई लॉजिकल गैसिंग ये वो इधर उधर की बात नहीं चलेगी। आपको पहले ही बताया मैंने, इकोनॉमी और पॉलिटी के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और जो बेसिक बुक्स हैं, बेसिक जो नॉलेज है उसको पढ़ के ही जाना है। आप वहां पे ऐसे, क्योंकि वो काफी उनके अंदर फैक्ट भी होते हैं, स्टेटमेंट्स इंटरलिंकेजेस भी रहता है, तो आप वहां पे लॉजिकल वगैरह जो रहता है एलिमिनेशन का वो बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। साइंस के क्वेश्चन में, हिस्ट्री के क्वेश्चन में आप ऐसा थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो 36वें क्वेश्चन के अंदर पहली स्टेटमेंट तो साफ साफ है, यदि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कर्तव्य अविधि मान्य हो जाते। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो विधि मान्य रहते हैं। ये लक्ष्मीकांत में साफ साफ दिया हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई और उनके निर्वाचन अभी शेष होने हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं रहता है। ये भी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन रहता है वो नल एंड वॉइड कभी नहीं माना जाता, इस कंडीशन पे कि कहीं पे किसी स्टेट के अंदर कोई वैकेंसी है, कोई लेजिस्लेचर के अंदर अनुपस्थिति है, आप उसको लेकर उस इलेक्शन को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट में हमारी गलती। स्टेटमेंट, जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी नहीं, ऐसा भी नहीं है। राष्ट्रपति को ऐसा कभी नहीं बोला जाता कि आपको पार्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी कानून पे आपको हस्ताक्षर करने, आपको कभी ऐसा सुनने में आया भी नहीं होगा। इसलिए इस पे ओवर थिंकिंग ना करें। आपने नहीं सुना तो ऐसा होता भी नहीं है और आप जनरली आप पढ़ते भी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो आपको लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ना है। बेसिक्स को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, आप बेसिक्स का सहारा लेके ही क्वेश्चन को आगे फर्दर लॉजिकली अप्लाई कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अगली स्टेटमेंट पॉलिटी से ही जुड़ा हुआ है। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है अपने को। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत कर सकती है। नहीं, राज्यसभा को वित्त विधेयक के बारे में बहुत ही सीमित अधिकार होते हैं, वो उस पर सिर्फ चर्चा कर सकती है, तो उस पर कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, ना इसको अस्वीकृत कर। दूसरी स्टेटमेंट, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, 100%। तीसरी स्टेटमेंट, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक। नहीं, ऐसा भी नहीं होता, वित्त विधेयक के लिए कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। उसके साथ साथ संयुक्त बैठक का प्रावधान किसी और के लिए नहीं है। कोई भी संविधान संशोधन का जो भी बिल आएगा, कोई भी विधेयक आएगा, उसके लिए भी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान नहीं है। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट किन दो केसेस में नहीं होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोई भी आ रहा है उसके लिए कभी नहीं होगी, दूसरा वित्त विधेयक के लिए भी कभी नहीं होती है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसमें से केवल एक स्टेटमेंट सही है अपनी, स्टेटमेंट नंबर 2। केवल दो स्टेटमेंट, एक सेकंड, केवल लोकसभा राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए। हाँ, इसके अंदर देखो मैंने ये गलत पढ़ी है, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में आपको समझना है। तो धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है। वित्त विधेयक को ऑर्डिनरी बिल के तौर पर माना जाता है, तो ऑर्डिनरी बिल के लिए हो सकता है ज्वाइंट सिटिंग। और ज्वाइंट सिटिंग किसके लिए नहीं होता? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के लिए कोई बिल आता है उसके लिए नहीं रहता है। और मनी बिल जो अपना ये रहता है, धन विधेयक रहता है, उसके लिए होता है। ठीक है, तो अपनी तीसरी दो स्टेटमेंट इसमें से इसमें शायद है ना, हम कंफ्यूज हो गए हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक के अंदर। तो इसमें से दो स्टेटमेंट सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। when the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it can not amend or reject the bill, it can only make the recommendation. दूसरी स्टेटमेंट सही, in the case of disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha there is no joint sitting for the money bill.
but a joint sitting becomes necessary for the finance bill. ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए, इसको बाद में एक बार फिर से देख के करेंगे, मैं भी अभी इसमें कंफ्यूज हुआ हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर यूपीएससी ने दिया, केवल दो इनमें से दो कथन सही हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है, एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो निम्नलिखित में कितने स्थान सही है। तो ये कम्युनिटी रिजर्व के बारे में बात हो रही है। तो कम्युनिटी रिजर्व अगर किसी सरकार किसी क्षेत्र को कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर देती है तो उसके साथ क्या प्रावधान रहता है। तो पहली स्टेटमेंट, राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ी निर्माण उत्पादों का संग्रह करने की अनुमति होती है और ऐसे क्षेत्र में लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। तो चौथी स्टेटमेंट देखो, इसमें गलती है। अगर किसी क्षेत्र को कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दिया गया तो वहां पे जो पारंपरिक कृषि प्रथाओं, आपकी जो वैसी प्रथाएं हैं, आपकी आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई प्रथाएं हैं, आपकी जीवन यापन से जुड़ी हुई, आपकी जो आप पूजा पत्तियों से जुड़ी हुई जो सामाजिक रूप से जो प्रथाएं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। लेकिन कृषि के रूप में, जैसे कि आप स्लैश एंड बर्न टाइप में जो फार्मिंग करते हो आप, तो वो फार्मिंग वगैरह अलाउड नहीं होती है। तो क्योंकि उससे फिर तो वन क्षेत्र को आरक्षित घोषित करने का कोई फायदा ही नहीं रहा, क्योंकि वन क्षेत्र को तो आप वैसे जला के खत्म कर दोगे। तो इसलिए चौथी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट क्या रहता है कि वाइल्ड लाइफ वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरी स्टेटमेंट रहती है, ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। तो दूसरी स्टेटमेंट को देखने से लगता है कि ये स्टेटमेंट भी सही, क्योंकि वहां पे शिकार करने की अनुमति नहीं होती है। तो इसमें दो स्टेटमेंट सही दी है यूपीएससी ने, एक स्टेटमेंट और दो स्टेटमेंट को गलत माना है। तो तीसरी स्टेटमेंट को भी हम गलत मानेंगे कि लोगों को गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो वहां पे ट्राइबल पीपल रह रहे होते हैं उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करने की परमिशन दी जाती है। लेकिन उसके लिए भी फिर क्या रहता है, उनके अंदर स्पेसिफाई करता है वाइल्ड लाइफ वार्डन उनको कि भी कौन कौन से वो कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए चौथी तीसरी स्टेटमेंट को भी गलत मान रहे हैं हम, पहले दो स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं और इसका आंसर है केवल दो स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अपना 5th और 6th शेड्यूल उससे जुड़ा हुआ है, और 5th और 6th शेड्यूल अभी काफी चर्चा में भी चल रहा है। अपना सोनम वांगचू ने अभी आंदोलन किया है लद्दाख रीजन को 6th शेड्यूल के अंदर शामिल करने के लिए। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना। तो 5th और 6th शेड्यूल बनने के लिए क्या कंडीशन होती हैं, और उस क्षेत्र को कौन कम कर सकता है, किसके पास अधिकार उस क्षेत्र को अधिक करने का, क्या क्या उनको फिर विशेष अधिकार मिलते हैं। तो आप एक बार पढ़ लेना इसको। तो भारत के अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र को दूसरा राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होती है। हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई गांव ब्लॉक के रूप में समूहित होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे बनने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय। अब देखो, मुख्य आपने कभी भी लक्ष्मीकांत में ये चीज पढ़ी है कि कोई भी मुख्यमंत्री कोई भी रिपोर्ट पेश करता है गृह मंत्रालय को? नहीं। ज्यादातर केस में क्या रहता है, गवर्नर क्या करता है, गवर्नर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है, या फिर राष्ट्रपति क्या करता है, पार्लियामेंट के अंदर किसी भी रिपोर्ट को टेबल करता है, या फिर गवर्नर क्या करता है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर किसी रिपोर्ट को वहां पे रखता है, या फिर अपना जो इकोनॉमी से जो फाइनेंस से जुड़े हुए रहते हैं, कैग वगैरह रहता है, वो भी राष्ट्रपति के माध्यम से ही वहां पे रिपोर्ट्स को वहां पे रखता है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रालय के बीच में ऐसे रिपोर्ट्स को रखना ये दिखने में सही नहीं लगता। और ऊपर से 5th और 6th शेड्यूल संविधान से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, 5th संविधान सिद्ध संविधान द्वारा दिया हुआ दर्जा है, तो वहां पे उनका कोई रोल नहीं रहने वाला मुख्यमंत्री और इनका। तो तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो इसमें से केवल दो स्टेटमेंट सही है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे सोचना है। तो आपने जो नहीं पढ़ा है तो आप मान के चलो कि ये स्टेटमेंट आपकी गलत होने वाली है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को आप ये थॉट प्रोसेस बना लीजिए अभी अपना, कि यार हमने ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये गलत होने वाला है इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे ये फैक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, दो कथन दिए, कथन 1 और कथन 2। तो बताना कि कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। तो कथन 1 कहता है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद
16(4) के अधीन बनाएगी। आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, हमने पहले एक स्टेटमेंट की थी, काले तिल अरुण से जुड़ी हुई स्टेटमेंट थी, और एक अपना प्रिजन लॉ से जुड़ी हुई एक स्टेटमेंट थी। तो वहां पे हमने देखा था कि स्टेटमेंट एम्फेसिस किस चीज पे डाल रही है, फैक्ट पे डाल रही है, किसी और चीज पे डाल रही है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट करेगी, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह निर्णय विचार किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के अधीन बनाएगी आरक्षण नीतियां द्वारा प्रशासन दक्षता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 300 द्वारा सीमित होंगी। तो अब देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एम्फेसिस यहाँ क्या है, प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए और उच्चतम न्यायालय के लिए। यहाँ पे फैक्ट पे बेस एम्फेसिस नहीं किया गया है। तो अपनी पहली स्टेटमेंट क्या रहेगी, हम इसको सही मानेंगे फैक्ट के बेसिस पे, इसको गलत नहीं मानेंगे। दूसरी स्टेटमेंट एम्फेसिस का, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की पद दक्षता को परिभाषित करता है। यहाँ पे भी फैक्ट के ऊपर एम्फेसिस नहीं है, यहाँ पे एम्फेसिस है पद को परिभाषित करता है। तो इसलिए 335 के बारे में अपने को सोचना ही नहीं कि ये फैक्ट दिया है, फैक्ट देखते कभी आप इसको सर्कल करें और इसको क्रॉस कर दें, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि वहां पे एम्फेसिस कहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे एम्फेसिस कहाँ हो रहा है, परिभाषित करता है। और संविधान के अंदर इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन उसके अंदर ज्यादातर केस में क्या रहता है कि परिभाषित हम करते नहीं है काफी सारी चीजों को, और संविधान के अंदर तो लगभग हम हार्डली किसी एक आधी चीज को दें, अदरवाइज किसी चीज को परिभाषित नहीं करते हैं। इवन जो हमारे लॉज के बारे में हम पढ़ते हैं, लॉ के ड्रॉबैक्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, तो उसमें ये चीज आती है कि उस लॉ के अंदर उस पार्टिकुलर टर्म को, उस क्राइम को डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। जैसे कि वुमेन से रिलेटेड जो लॉज रहते हैं उसके अंदर सेक्सुअल हरेसमेंट मान लीजिए कोई है, तो सेक्सुअल हरेसमेंट को बहुत बार डिफाइन ही नहीं किया जाता, लॉ के अंदर भी सेक्सुअल हरेसमेंट की परिभाषा क्या है। या फिर किसी और क्राइम को डिफाइन ही नहीं किया जाता कि चोरी का मतलब क्या है। तो इस तरीके से परिभाषित करना अपने आप में एक्सट्रीम चीज है और ये पॉसिबल नहीं है इसको सही होना। तो ये दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। तो कथन एक सही है और कथन दो गलत है। तो आप किस तरीके से सोचना, जो अप्लाइड थिंकिंग है उसको अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, धान्य कटक जो कि महासंघिकाओं के अधीन एक प्रमुख बोध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? आंध्र प्रदेश, गांधार, कलिंग और मगध। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ज्योग्राफी सॉरी हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है आपकी 12वीं क्लास की, थीम्स इन एंशिएंट हिस्ट्री जो पार्ट 1 है आपका, तो उसके अंदर से है और ये डायग्राम दिया हुआ उसमें से आ। तो इसमें देखो, अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिकल सोचने की कोशिश करें तो धान्य कटक, धान्य कटक एक साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ शब्द है अपना, और जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध स्थल, और बौद्ध स्थल के रूप में साउथ इंडिया के अंदर भी आंध्र प्रदेश वाला रीजन काफी फेमस रहा है। वहां से अपना नागार्जुन वगैरह, और इन्होंने भी काफी सारा जो महाशून्यवाद का जो दिया था उन्होंने मत दिया था, वो वहीं से दिया हुआ था। तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी कुछ बौद्ध से जुड़े हुए कई सारी वो भी मिली हैं अपने को, अशोका के टाइम की आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं वहाँ पे। तो ये सब चीजें अपने को पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के अंदर बौद्ध धर्म का काफी सारा वहाँ पे है। और इवन जो पेंट जो अपने क्या बोलते हैं, ये पेंटिंग्स होती हैं, गांधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, और जो अपनी साउथ के अंदर जो आर्ट रहती है, तो साउथ वाली जो आर्ट है वो अपनी कहाँ से है, वो अपनी तमिल आंध्र प्रदेश वाले रीजन से ही है, जो कि स्टोरी फॉर्मेट में रहती है। उसका नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके अंदर अपने को देखना कि धान्य घटक साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ है, महासंघिकों के लिए आंध्र प्रदेश से जुड़ा हो सकता है, प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समझने में से एक क्षेत्र पर अवस्थित था। तो आंध्र प्रदेश, गांधार, कलिंगा। तो गांधार, गांधार अपना कहाँ है, अपना पाकिस्तान वाले रीजन के अंदर, कश्मीर के साथ वाले रीजन में, तो ये अपना एलिमिनेट कर देंगे। मगध, मगध मध्य भारत के अंदर वाला रीजन है, तो वहां पे भी नहीं हो सकता ये। अब कलिंगा भी साउथ में रहेगा, आंध्र प्रदेश में रहेगा। अब कलिंग और साउथ में से अपने को देखना कौन सा, तो 50-50 हो गया अपने को। तो हम इसमें आंध्र प्रदेश की तरफ जाएंगे। और अगर हम एनसीईआरटी अगर हमने पढ़ी है, तो एनसीईआरटी के अंदर ये चीज दी हुई भी है, दंडक, ये रहा धान्य कटक धान्य कटक यहाँ पे मैप में दिया हुआ भी है, और उसके साथ साथ पुहार भी दिया हुआ है। ये सब वो साइट हैं जो कि इस क्षेत्र में इन चीज से संबंधित थी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है महासंघ बौद्ध केंद्र के रूप में। तो इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स वाला जो डायग्राम है, मैप है, उसके अंदर आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन अपने को दिए हैं, उनमें से देखना कि कितने कथन सही हैं। तो स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, पहली स्टेटमेंट। 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं इसको, दूसरी स्टेटमेंट जाते हैं। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, आमतौर पर।
और इसके अंदर आमतौर पे भी क्या है कि जनरलाइज्ड वे में दिया है, कोई अलग से ऐसा नहीं किया, ट्रिक नहीं खेली यूपीएससी ने इसके अंदर। तो दूसरी स्टेटमेंट के हमारे सही होने की संभावना हो जाती है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 हम जनरली पढ़ते भी, स्तूप में क्या रहते हैं, रेलिक्स, बुद्ध के रेलिक्स रखे गए थे उसके मरने के बाद, और उसके बाद फिर उसका डेकोरेशन किया गया था, डेकोरेटिव गेटवेज वगैरह लगाए गए थे। तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट हमारी सही होगी। पहली स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं कि क्या स्तूपों का निर्माण, क्या स्तूपों का जो है, स्तूप अपने आप में जो एक संकल्पना है, या बौद्ध धर्म के आने के बाद हुई या उससे पहले थी। लेकिन ये उससे पहले भी थी, ऋग्वैदिक काल में भी थी। और अगर हम इस स्टेटमेंट को वैसे देखना चाहें तो अपने आप में काफी, अगर हम लॉजिकली देखना चाहें तो यूपीएससी ने ऐसी स्टेटमेंट दी है। तो हम इस स्टेटमेंट में देखेंगे कि ये मूलतः बौद्ध संकल्पना है, मूलतः अपने आप में काफी एक्सट्रीम वर्ड है, और ये डिफाइन करता है कि ये बौद्ध से पहले कभी नहीं थी। तो इस स्टेटमेंट को हम गलत मान सकते हैं। तो इसमें से फिर क्या हो रहा, हमारी केवल 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। और हमने ये भी देखा कि ज्यादातर केसेस में क्या रहता है, 3 में से 2 स्टेटमेंट सही रहते हैं, अल्टील अनलेस वो साइंस का क्वेश्चन ना हो। हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन में ज्यादातर ये ऐसा देखने को अपने को मिलता है, जहां पे हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो लॉजिकल थॉट प्रोसेस है वो गलत हो रहा है। और इस क्वेश्चन के अंदर पहली स्टेटमेंट के गलत होने की संभावना भी लॉजिकली सही हो रही है, और 3 में से 2 के होने की संभावना भी सही रहती है। तो हम दोनों को मिला के, दोनों थॉट प्रोसेस को मिला के ही इस क्वेश्चन में केवल 2 के ऊपर पहुंच पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सोच लेना कि आपको मल्टीपल थॉट प्रोसेस को इकट्ठा करके फिर एक आंसर पे पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली ऐसे सोचो कि भी 3 स्टेटमेंट है, 3 में से 2 तो सही होती है तो 2 को लगा दिया मैंने, नहीं। आपने पहली स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा थॉट दिया है कि पहली स्टेटमेंट के गलत होने की संभावना है 50-50, क्योंकि ये मूलतः बोला इन्होंने। अगर ये होता कि स्तूप की संकल्पना एक बौद्ध संकल्पना है, तब आप हो सकते थे कि भी ये सही भी हो सकता है, इसके सही होने की संभावना ज्यादा हो जाती, लेकिन मूलतः बौद्ध है, तो यहाँ पे फिर आपको क्या लग गया, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन गई है। तो आपको ऐसे छोटे छोटे शब्दों पे ध्यान देना है, और ये तभी हो पाएगा जब आप बार बार इन क्वेश्चंस को देखोगे, बार बार आपको ये स्टेटमेंट्स याद रहेंगी, ताकि आप वहां पे इन स्टेटमेंट्स को बेसिस मान के जो क्वेश्चन पेपर के अंदर, जो अगली बार आपका जो अभी पेपर होगा उसके अंदर जो स्टेटमेंट आएंगे उनको कोरिलेट कर पाओगे। अगर आपको ये स्टेटमेंट्स याद नहीं है, आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूपीएससी के अंदर गलत होती हैं, तो आप वहां पे अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको पहले इन पे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, तभी आप इन लॉजिक्स को अप्लाई कर पाओगे। एक एक क्वेश्चन को आपको 4 से 5 बार करके मेमोराइज करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम-पुहार और मुसिरी किस रूप में सुविख्यात थे? एक राजधानी नगर, 2 पतन, तीसरा लौह और इस्पात निर्माण के अंदर, 3 जैन तीर्थंकरों के चैत्य। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम कंफ्यूज हो गए, 3 चीजें दी हैं, कोरकई, पुम-पुहार और मुरिची। पुम-पुहार, देखो पुम-पुहार, पुहार हमने यहाँ पे देखा था, पुहार, पुहार ये भी पोर्ट एरिया है, पोर्ट रीजन है, और ये पोर्ट के तौर पे है। और ऊपर से जो पोर्ट रहता है अपना, पतन जो रहता है, जो यूपीएससी के अंदर क्या रहता है कि पतन वगैरह के ऊपर काफी क्वेश्चन भी आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और खास करके हिस्ट्री के अंदर ही आए हैं, और हिस्ट्री की थीम के बेसिस पे ही आए हैं। वहां पे भी कुछ ऐसे नाम दिए हुए थे, और उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, पतन है या नहीं है। तो पतन यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट थीम है। तो हमें क्या करना है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट थीम और जो टॉपिक्स उनको याद रखना है, और अगर ऑप्शंस में वो दिए हुए तो हमें उनकी तरफ जाना है। जैसे विजयनगर एम्पायर, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी इलेबोरेट चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर विजयनगर एम्पायर पे, तो हमें उसके ऊपर जाना ही है। अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गई, इस टाइप की चीजें होगी, वेस्टर्न घाट हो गए। तो ये क्या है, यूपीएससी के पेट टॉपिक्स हैं। तो आप उनको देखते हुए आप इनके अंदर क्या कर सकते थे, पतन के ऊपर टिक करते और आपका आंसर सही हो जाता। और ऊपर से आपने एनसीईआरटी की भी बेसिक नॉलेज को इसके साथ मैच किया है। तो आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन होती है, उन सबको मैच करके, मिक्स मैच करके आप इस ऑप्शन बी पे पहुंच पा रहे हैं। तो आपको यूपीएससी के जो पैट टॉपिक हैं, जो पैट इंपॉर्टेंट, जो उनके जो थीम्स हैं, उनको याद रखना है, और फिर उन क्वेश्चंस को अंदर आपको उनको अप्लाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित कटवितरूल की प्रथा को स्पष्ट करता है? अब ये कोई प्रथा है, और वट किरुतल की प्रथा स्पष्ट करता हो। तो हम 4 प्रथाएं देखते हैं, कौन सी? पहले राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिताओं को नियुक्त करना, एक ऐसी प्रथा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा, राज दरबारियों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। तो एकत्र होना, ये प्रथा थोड़ा सा ठीक नहीं बैठ रहा है ये। तीसरा देखते हैं, किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों द्वारा पशुओं को भगाना। ये प्रथा नहीं दिखा रही है, तो एक कोई एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी दिखा रही है कि कोई काम किया जा रहा है। तो सी स्टेटमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे। सो सी को तो आप सीधा ही क्रॉस कर सकते हैं। चौथी देखें, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्युवरण करना।
अब ये स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट में से हम एक को तो एलिमिनेट कर पा रहे हैं, बाकी तीन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। आंसर इसका डी है कि युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है। अगर हम वैसे देखना चाहें एक तुक्के के तौर पे, तो क्वेश्चन नंबर 44 उसके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा था एक, उस क्वेश्चन के अंदर अपना कोंगो से जुड़ा हुआ प्रश्न था, तो जो कोंगो से जुड़ा हुआ प्रश्न था उससे अगला क्वेश्चन भी कोंगो से जुड़ा हुआ था, तो पहले क्वेश्चन के अंदर कोंगो का आंसर था अपना। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ साथ दिए हुए थे। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन जैन परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी जैन परंपरा के अंदर क्या होता है, आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युपूर्ण करना। आमरण अनशन अपनी मृत्यु को खुद से अनुष्ठान करके अपने आप को मारना, ये जैन के अंदर परंपरा होती है, सल्लेखना प्रथा होती है। तो सल्लेखना प्रथा से जुड़ा हुआ जैन से और जैन से इधर से है। तो आप, अगर आपका दिमाग चलता है, आप ऐसे सोच पाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन पे ऑप्शन नंबर डी पे जा सकते थे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे सोल्व कर पाएंगे, लेकिन आप ब्रॉड थोड़ा कूल माइंड रहेंगे, आप सब चीजों को ऐसे ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, तो हो सकता है कि आप इस ऑप्शन को टिक कर पाते यहाँ से ऐसे देख के, अगर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते थे। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 45 के साथ से पहले अगर हम 45 को हमने डिस्कस किया है, 47 से हमने इसकी रेफरेंस ली है, एक ही पेज पे दोनों क्वेश्चन है। तो आपको क्या की प्रैक्टिस जब करें यूपीएससी के पीवाईक्यू, तो आपके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो उनकी वेबसाइट पे दिए हैं आपको डायरेक्ट वहीं से उठाने हैं। आपके पास जो बुक्स वगैरह के अंदर या आपने स्टडी मटेरियल इधर उधर से जो किसी और ऑथर का लिया हुआ, आप वहां से प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि वहां पे जो प्रिंटिंग रहती है, जो फॉर्मेट रहता है, वो अपने आप में डिफरेंट रहता है, जो फॉन्ट रहता है, साइज रहता है क्वेश्चन का, और कहाँ पे किसको कैसे व्यवस्थित किया है, वो सब चेंज हो जाता है। तो फिर एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपका दिमाग उस हिसाब से प्रोसेस नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा दिमाग काफी बार चीजें विजुअलाइज करके भी देखता है। तो अगर हम इसको क्वेश्चन पेपर के अंदर ही डायरेक्ट एज इट इज जिस फॉर्मेट में यूपीएससी ने प्रिंट किया हुआ है उसी फॉर्मेट में देखेंगे, तो हम बहुत सारी चीजें और हमारी जो अटेम्प्टेशन की जो कैपेबिलिटी वो काफी बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जैसा आपके एग्जाम के अंदर जिस इन्वायरमेंट में जिस परिस्थितियों के अंदर आपका पेपर होना है, उसी एग्जाम लाइक चीजों को रियल लाइफ में प्रैक्टिस, डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। तो आप कोशिश करना यूपीएससी के पीवाईक्यू को यूपीएससी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके और उनको प्रिंट करके और उन्हीं के अंदर ही आप उसको बार बार प्रैक्टिस करना। आप किसी बुक के अंदर किसी ऑथर की कोई लिखी हुई बुक है उससे प्रैक्टिस ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। आत्मा केवल जंतु और पादक जीव जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाही धारा, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच में अन्य धार्मिक संपदाएं नहीं निभाते। तो देखो इसके अंदर ये बेसिकली बोला कि आत्मा रहती है, जीवित वस्तु और निर्जीव वस्तु सभी के अंदर आत्मा है। ये किसका मत था? जैन धर्म का मत था। तो यहाँ पे जैन परंपरा से जुड़ा हुआ इसका आंसर हो जाएगा बी। और यहीं से जुड़ा हुआ हमने यहाँ किया आमरण अनशन और इनको कोरिलेट किया हमने, आमने सामने क्वेश्चन दिए हुए थे। आगे पीछे नेक्स्ट आगे पीछे क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा या फिर आमने सामने दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा कूल माइंड हो तो। अदरवाइज स्ट्रेस में काफी मुश्किल हो जाता है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 45, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। अपने चार साम्राज्य दिए हैं, चार साम्राज्यों में से देखना है कि राज कौन सा राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 8वीं शताब्दी का जो पहला हिस्सा रहता था उसके अंदर वो था या नहीं था। तो हम देखते हैं होयसला, गहडवाल, काकतीय, यादव, इसमें से कोई लॉजिक वगैरह अप्लाई नहीं हो रहा। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता है कि जो यादव था, यादव जो वंश था वो 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक नहीं शायद खिलजी वंश के आसपास के टाइम का है। तो यादव वंश तो 13th सेंचुरी हो जाएगा। काकतीय रूलर्स भी 13th सेंचुरी के आसपास थे। होयसला अपने 11वीं 12वीं सेंचुरी के आसपास, और गढ़वाल जो गढ़वाल में है जो है वो 10th सेंचुरी के आसपास। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 8th सेंचुरी के आसपास हो। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में। तो इस क्वेश्चन में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है जो मैं बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, कि आपको ये नहीं सोचना कि चार दिए हैं तो चार में से क्या रहेगा, कि भाई चार में से तो सारे के सारे गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप इनको कर सकते हो सो। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना कि हर बार आपका तुक्केबाजी में चीजें ठीक नहीं होंगे। बेसिक नॉलेज के बाद ही आप तुक्केबाजी क्या अपनी लॉजिकल गैसिंग का यूज करें, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए। अपने को चार युगम दिए हैं, चार युगमों से देखना कि कितने युगम सही सुमेलित हैं। तो पहला युगम है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम के साथ बिलण नहीं, इसके साथ विशाखदत्त आएगा। हम मीर महाकाव्य, नय चंद सूरी,
और मिलिंद पन्ना नागार्जुन, और नीति वाक्य का अमृत सोमदेव सूरी। देखो अब इनमें से हम ये देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, आपको एक चीज ये भी देखनी है कि जो चीजें हमने सुनी हुई हैं, हमने और पहले भी मैंने बताया था कि जो चीज हमने बार बार पढ़ी है, जिस चीज के बारे में हमने जार जार पढ़ा है, तो हमें अपनी नॉलेज के बेसिस पे ट्रस्ट करना कि वो चीजें हमने पढ़ी हैं तो वो सही पढ़ी होंगी और हमने मैक्सिमम वो चीजें पढ़ ली हैं। तो जैसे कि हम मीर माकावे, हम कभी पढ़ते नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये इसके साथ जो कॉम्बिनेशन दिया है सही दिया होगा। अपने को गलती कहाँ कराएगा वो, कि ये बच्चे ने बार बार चीज पढ़ी है तो उसमें वो हमारे को गलती करवाने की कोशिश करेगी बच्चे की, अगर ये चीज पढ़ी है तो उसको अच्छे से याद होगी। तो जैसे कि मिलिंद पन्नो के अंदर किसने लिखी मिलिंद पन्नो, तो वो उम्मीद करता है कि मिलिंद पन्नो का तो आपको याद होना ही चाहिए कि किसने लिखी है वो। तो इसलिए वो यहाँ पे इस चीज को गलत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शन दिए हैं जहाँ के अंदर अपने को जानकारी की उम्मीद होना बहुत जरूरी है। कि कल्याण है, कल्याण की जो देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है, विशाख दत्त जो है, ऐसे नाम है जो हमारे को याद होने चाहिए। तो पहले ऑप्शन में वो गलती कर सकता है क्योंकि एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि ये जानकारी, इजी जानकारी बच्चे को याद होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ इसके अंदर दोनों ही ऐसे स्टेटमेंट हैं कि जिसके बारे में हमें सिर पैर का कुछ नहीं पता, ना ही हम उसके बारे में जनरली पढ़ते हैं, तो दूसरी को हम गलत मानेंगे। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो क्या रही, सही मानेंगे हम उसको, क्योंकि हमारे से उम्मीद नहीं करता एग्जामिनर की बच्चे को ये याद होगा, तो वो बाय डिफॉल्ट उसने सही दी है वो। जैसे कि प्रिजन एक्ट के बारे में जो था कि प्रिजन एक्ट कौन सी ईयर में है, तो वो एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि बच्चे को याद नहीं होगा, इसलिए मैं पहले से ही अपनी जानकारी के हिसाब से उसको वो सही दे रहा हूँ। जैसे कि अपना काले तिल वाली स्टेटमेंट थी कि बच्चे से उम्मीद नहीं करता कि वो 28 की 28 या जितने भी एमएसपी की क्रॉप से सभी याद करे, इसलिए बाय डिफॉल्ट उसने उस स्टेटमेंट को सही दिया था। ऐसे ही बाय डिफॉल्ट ये उससे ये उम्मीद नहीं करता कि ये बच्चे को याद होगा, तो वो बाय डिफॉल्ट इसने ये सही दी है। ये कब अप्लाई हो रहा है, जब वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसी क्वेश्चन के अंदर जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको याद होनी चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बाय डिफॉल्ट आपको, ऐसे तो आपको कुछ पेपर में बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी तो सब सही सही नहीं हो जाएंगी। आप ये चीज का ध्यान रखना, कंपेरेटिवली कैसे कहाँ यूज किया हुआ है। मिलिंद पन्नो के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नागार्जुन से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे गलत दिया है, तो ये गलत है। नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी, ये भी जनरली ऐसा नाम हम सुनते नहीं है, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक और तीन जो ज्यादा सुना हुआ अपने को वो गलत ऑप्शन में उन्होंने मैच किया है, और जो दो और चार है ये जो कम सुना हुआ ये इसने सही माना है। तो इसमें से दो स्टेटमेंट सही हैं, मतलब दो कॉम्बिनेशन सही हैं, दो गलत हैं। और जो मिलिंद पन्नो है वो नागार्जुन नहीं है, वो नागसेन है। ठीक है, तो नागार्जुन के जो नागसेन आएगा, और जो देवी चंद्रगुप्तम है वो विशाख दत्त हो जाएगी। कल्याण नहीं है, कल्याण की राजतरंगिनी है, बिल्लन नहीं है, शायद कल्याण होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा अपने, इसमें से दो युग्म सही हैं। तो आपको ये लॉजिकली जो मैंने बताया उस लॉजिक को आप बार बार प्रैक्टिस करना और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 47 हमने कर लिया है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। 48 विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, जो थीम है यूपीएससी की पैट थीम विजयनगर साम्राज्य, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आते रहते हैं और एनसीईआरटी में इलेबोरेट चैप्टर भी दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से तैयार भी करना उसको। तो विजयनगर साम्राज्य कि इनमें से किसी एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और एक नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया। तो इसके अंदर देवराय प्रथम, मल्लिकार्जुन, वीर विजय और विरूपाक्ष। अब ये चीज देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या देखना आपने को, पहले जो हमने अभी एक नई जो लॉजिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस देखा था उसके हिसाब से देखें, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आपने इनमें से चार स्टेटमेंट दिए, चार स्टेटमेंट में से आपने एक स्टेटमेंट ऐसी है जो आपने बार बार पढ़ी होगी, बाकी तीन के नाम आपने बहुत कम पढ़े हैं। तो आपने इसका मतलब क्या कि चार में से एक ऐसी है जो आपने बार बार पढ़ी है, और इसमें से पूछ रहा कौन सी एक सही है, तो उसी के सही होने की संभावना ज्यादा, आपको इस चीज पे ट्रस्ट रखना है। और जो बाकी के तीन हैं वो गलत होंगी। तो इसके अंदर ओड वन आउट पहले भी हमने देखा था तीन चार क्वेश्चन के अंदर, ओड वन आउट की टेक्निक, कि जो चार चीजों में से एक चीज ऐसी रहेगी जो या तो हमने बिल्कुल ही नहीं सुनी होगी, बाकी तीन चीजें हमने बहुत बार सुनी होगी, तो वो उस एक चीज के सही होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। अगर एक चीज बहुत बार सुनी हुई हमने हमारे को है और तीन ऐसी हैं जो हमने बिल्कुल नहीं सुनी, तो उस एक जो बहुत बार सुनी उसके सही होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोड बनाउट करो, तो यहाँ पे चार में से तीन, एक पहला नाम ऐसा है कृष्ण देव राय प्रथम जो कि हमने बार बार सुना होता है, तो पहले के सही होने की संभावना ज्यादा है, बाकी तीन की कम है, और आंसर इसका ए है। 49 क्वेश्चन, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किसी एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुदूर कर दिया था, तो ये आपको जानकारी है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इसमें अहमद शाह, महमूद बघेड़ा, बहादुर शाह, ये काफी नजदीक नजदीक नाम दिए हैं, मोहम्मद शाह, तो इसमें से आंसर है बहादुर शाह। अगर आपको याद है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई टेक्निक ट्रिक कुछ लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है, स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है क्वेश्चन।
50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? ये भी सिंपल है, आपने बार बार पढ़ा था। रेगुलेटिंग सॉरी चार्टर एक्ट 1833 के तहत ऐसा किया गया था। तो ये सिंपल अपना स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसके साथ हम आज का सेशन अपना एंड करते हैं। तो आज के सेशन के टेक अवेज क्या है कि आपको हर क्वेश्चन को एनालाइज करना है, हर क्वेश्चन के अंदर किस लॉजिक को, किस थॉट प्रोसेस को यूज किया गया है, उस थॉट प्रोसेस को आपको क्या करना है, समझना है। और उस थॉट प्रोसेस से जुड़े हुए जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके कुछ नोट्स और कुछ पॉइंटर्स आप अपने लिख लीजिए नोटबुक के अंदर, और उनको बार बार अप्लाई करते रहिए। और यूपीएससी के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जो मिलेंगे उसी से ही प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो पिक्टोरियल व्यू है जो आपका, उस चीज को देख के जो आपका व्यू बनेगा दिमाग के अंदर, आप उसी हिसाब से आपकी जो फोटोग्राफिक मेमोरी बनेगी तो वो डेवलप होगी अच्छी, और आप अपना लॉजिक वहाँ पे पीवाईक्यू के दौरान अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखना और इनको बार बार प्रैक्टिस करना। एक बार से आपको कोई क्वेश्चन, कोई भी लॉजिक, कोई भी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ नहीं आएगी जब तक आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करेंगे। और अपने फाउंडेशन को, अपने बेसिक्स को आप रिवाइज करते रहिए। और कोई आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हम उसके तो कल ही अगला 50 क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। और एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कन्फ्यूजन हुआ वो कल हम उनको भी आंसर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन।